नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस पूरे सिलेबस को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने के बारे में सोचा है। तो ये अभी के एग्जाम के बारे में है, जो एग्जाम अभी आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का आने वाला है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है क्लास 12th का, उन सभी सिलेबस के पॉइंट को कवर किया जाएगा। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि ये पूरा वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, जो पहले सिलेबस की बातें हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 में जो दो ध्रुवीयता का अंत है, जो इस बार के सिलेबस में जोड़ा गया है शीत युद्ध को हटा के, तो उसमें आपको पढ़ना है सोवियत संघ का विघटन, एक ध्रुवीय विश्व, मध्य पूर्व संकट, अफगानिस्तान, खाड़ी युद्ध, अरब स्प्रिंग। हालांकि इन सभी टॉपिक के ऊपर हमारा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, लेकिन आज हम एक ही वीडियो के अंदर इन पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये तो चैप्टर 1 की बात थी। अब चैप्टर 2 की बात कर ले तो चैप्टर 2 का नाम है सत्ता के नए केंद्र, जिसमें है संगठन यूरोपियन यूनियन, आसियान संगठन के बारे में है, सार्क के बारे में है, ब्रिक्स के बारे में है, और राष्ट्र में जैसे देश हैं रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, इनके संबंधों के बारे में पढ़ना है। इसके आगे वाले चैप्टर में जो चैप्टर 3 है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। अब समकालीन दक्षिण एशिया के भी कुछ पॉइंट्स हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, जैसे दक्षिण एशिया के लोकतांत्रिकरण में संघर्ष और शांति के लिए किए गए प्रयास कौन कौन से थे, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है, नेपाल के बारे में पढ़ना है, बांग्लादेश के बारे में पढ़ना है, श्रीलंका के बारे में पढ़ना है और मालदीव के बारे में पढ़ना है। इन सभी देश के डिटेल्स हमें जानना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर। चैप्टर 4 की अगर बात कर ले तो चैप्टर 4 में है संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन, इसके प्रमुख अंगों के बारे में बात करना कि आखिर संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं। यूनेस्को के बारे में पढ़ना है, यूनिसेफ के बारे में पढ़ना है, डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ना है, आईएलओ के बारे में पढ़ना है, और सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता क्यों है अभी के समय में, या जब बनाई गई थी संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। इन सभी चीजों के बारे में भी हमें डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 कहता है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो समकालीन विश्व में सुरक्षा जो है, तो सुरक्षा आशय और प्रकार के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक जो है इसमें आतंकवाद, जो काफी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो भी बना रखा है। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 6 चैप्टर जो है, 6 चैप्टर में कह रहा है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो मिलेगा पर्यावरणीय आंदोलन, ये भी जानना आपको जरूरी है। दूसरा जो है वो है वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के इस बार के एग्जाम में ये वीवीआई के रूप में देखा जा रहा है कि वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन क्यों हो गया। और तीसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 6 चैप्टर के टोटल 3 टॉपिक्स को इसमें संलग्न किया गया है। 7वां चैप्टर जो है वो है वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है वैश्वीकरण के बारे में। और दूसरा जो है इसमें अभिव्यक्तियां और वाद विवाद के बारे में आपको डिटेल्स में जानना पड़ेगा। ये 7वें चैप्टर के 2 टॉपिक को उठाया गया है। लेकिन 8वां चैप्टर जो है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सबसे बड़ी चैप्टर यही है और सबसे ज्यादा पॉइंट इसी के अंदर से उठाया गया है, जिसमें पहला पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राज्यों का एकीकरण क्या है। राष्ट्र निर्माण पे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या सोचना था, क्या दृष्टिकोण था, किस तरह से उसे देखते थे। विभाजन कैसे हुआ, इसका विरासत क्या था, शरणार्थियों के पुनर्निवास की चुनौतियां क्या थी, कश्मीर समस्या क्या है, भाषा पर राजनीतिक संघर्ष कैसे हुआ, और जब राजनीतिक संघर्ष हुआ तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ। चैप्टर 9 है जिसका नाम है नियोजित विकास। तो नियोजित विकास में भी हमारे 3 पॉइंट्सों को उठाया गया है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट कहता है भारत के आर्थिक विकास का बदलता स्वरूप जानना पड़ेगा इसमें हमें।
और योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जानना पड़ेगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट्स को हमें इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये टोटल 9 चैप्टर ही हैं जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं और महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही सही तरीके से सरल भाषा में आपको इन 9 चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सभी को समझाया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 का जो पहला पॉइंट हमारा है वो पहला पॉइंट ही हमारा कहता है सोवियत संघ का विघटन। तो देखिए, सोवियत संघ के विघटन से पहले आपको सोवियत संघ के बारे में जानना पड़ेगा कि सोवियत संघ क्या था। देखिए, सोवियत संघ की अगर बात करें तो इस समय क्या हुआ, 1980 के दशक की बात है। उस समय मिखाइल गोर्बाचेव वगैरह नाम के व्यक्ति थे। अब इन्हीं के समय में ना सोवियत संघ की समाप्ति की घटना शुरू हो गई थी। लेकिन 1991 तक, जब शीत युद्ध का दौर, यहाँ पे 1991 आपको याद रखना है क्योंकि 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में क्या हुआ कि सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की गई। अब यहाँ पे सोवियत संघ जो था वो एक प्रकार का ग्रुप है, एक प्रकार का ग्रुप आप कह सकते हैं। इसमें कई सारे देश शामिल थे, बहुत सारे देशों को मिला के सोवियत संघ बनाया गया था। अभी हम सोवियत संघ के विघटन की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ पहले सोवियत संघ को जान लेते हैं। जो शुरुआत में सोवियत संघ था वो बहुत ही मजबूत एक संघ था, देश था, ग्रुप था, क्योंकि इसके अंदर कई सारे शक्तिशाली देश हुआ करते थे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं थे जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया, मतलब सोवियत संघ समाप्त हो गया। इसके अंदर के जो देश थे, जिन देशों से मिलकर ये सोवियत संघ बना हुआ था, वो टूट गया, वो एक दूसरे से अलग होने लगे। जब तक ये साथ में थे तब तक तो इनका ग्रुप काफी मजबूत था, लेकिन जब ये अलग हुए तब इनका देश जो है वो खत्म होने लगा और इनका ये जो सोवियत संघ का ग्रुप था वो भी टूट गया। तो इसके कारण अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण, तो आप सबसे पहले नंबर पे बताएंगे कि जो नागरिक थे, जो वहां के जनता थे, उनकी इच्छा को वहां के राजनीतिक दल पूरा नहीं कर पा रहे थे। जो वहां के नागरिक थे, वहां के जनता थे, उनकी इच्छाओं को पूरा न कर पाना एक पहला कारण था जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरे कारण में आप बता सकते हैं कि सोवियत प्रणाली जो थी वो नौकरशाही का दबदबा था। मतलब कि जो लोग ऊंचे पोस्ट पे थे, ऊंचे पोस्ट समझते हैं, बड़े बड़े अफसर जो आप कह सकते हैं, बड़े बड़े अफसर लोग जो थे वो अपने से नीचे तबके के लोगों को दबा के रखते थे। उनसे मनमाना टैक्स वसूलना, उन पे जुल्म ढाना, उनकी इच्छाओं को पूरा न कर पाना, अपने नागरिकों की तरफ ध्यान न देना, उनके ऊपर दबदबा बनाना। तो आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ की जो प्रणाली थी वो उस पर नौकरशाही का दबदबा था। ये दूसरा कारण हो सकता है सोवियत संघ के विघटन का। यदि तीसरा कारण आपको बताना है तो आप बताएंगे कि उस समय, जिस समय सोवियत संघ का विघटन हो रहा था, उस समय कौन सी पार्टी थी? तो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। और इसका शासन जो था वो बहुत बुरा था, ये बुरी तरह से शासन कर रहे थे। इनका कोई सिद्धांत नहीं था, कोई मतलब विचार नहीं करते थे जनता के लिए। इनकी शासन पद्धति जो थी, इनके शासन करने का जो तरीका था, या फिर इनके शासन करने में जो बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, जो ऊंचे तबके पे थे, वो जनता को किनारा कर देते थे, दरकिनार करते थे, उनकी बातों को नहीं सुनते थे और उन पर मनचाहा अपनी चीजों को थोप दिया करते थे। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है आपको यहाँ पे समझना, वो कहना है कि सोवियत संघ ने अपना पैसा और संसाधन, सोवियत संघ के पास जितना भी पैसा था या जितने भी संसाधन थे वो सभी उसने युद्ध की तरफ झोंक दिया। युद्ध की तरफ कहने का मतलब है कि अमेरिका के साथ बराबरी करने के लिए, इसने उसको बराबरी करने के लिए दूसरे जगहों, दूसरे देशों में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया, अपना संसाधन बांटना शुरू कर दिया, जिससे इसके जो सरकार थी और इसके जो देश थी, इसका जो पैसे थे वो कम होने लगे और इनके देश में गरीबी आने लगी। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट आपको बताना है वो बताना है कि जो इनके नागरिक थे, जो सोवियत संघ के अंदर जो नागरिक थे या जो देश थे, इनके जनता को गलत जानकारी दी जा रही थी। इनको बताया जा रहा था हमारा देश तो बहुत तरक्की कर रहा है, हमारा देश बहुत पैसे कमा रहा है, हम देश में युद्ध कर रहे हैं और हम सभी देशों से जीत रहे हैं, हमारा कई देशों पर कब्जा हो चुका है। तो ये जो मिस इंफॉर्मेशन था, ये अपने जनता को ये बता रहे थे।
अगला पॉइंट अगर 6 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये अपने संसाधनों का या पैसों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किसमें कर रहे थे, बम बनाने में। ये ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बना रहे थे, परमाणु हथियार बनाने में ये ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, क्योंकि इनको वर्चस्व की लड़ाई में जीतना था। ये अमेरिका से बराबरी करना चाहते थे। दक्षिण और पूर्वी देशों के बीच में समानता जो था वो ये कोशिश कर रहे थे कि हम बढ़ के रहे, हम किसी देश से पीछे न रहे। इसलिए इन्होंने ज्यादा से ज्यादा हथियार, बम, गोले इत्यादियों का बनवाना शुरू कर दिया, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाना शुरू कर दिया, उससे ज्यादा से ज्यादा चीजों को स्टोर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा जो सुधार की पहल की गई उसका विरोध हुआ। गोर्बाचेव को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गोर्बाचेव के सुधारों के पहल का यहाँ पे विरोध हुआ था। ये भी एक कारण था और कहा जाता है कि इन्हीं के कारण से सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे सोवियत संघ का विघटन के बारे में आपसे पूछा गया था, तो आप सोवियत संघ के विघटन के बारे में बताइएगा। हालांकि इसके बारे में आपको परिणाम भी पूछ सकता है, लेकिन सिलेबस में नहीं दिया है तो नहीं पूछ सकता है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सबसे पहला पॉइंट था वो था शीत युद्ध की समाप्ति, जो बहुत महत्वपूर्ण है। शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, दूसरे दुनिया का पतन हो गया, क्योंकि दूसरे दुनिया मतलब पहली दुनिया अमेरिका के साइड और दूसरी दुनिया रूस के साइड, तो एक साइड खत्म हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिका का वर्चस्व आ गया पूरे दुनिया में, एक ध्रुवीयता का विकास होने लगा, एक ही देश सभी तरफ से अपना मनमाना उपयोग करने लगे, उनका दबदबा हो गया, बड़े बड़े संस्थानों पर दबदबा हो गया, जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन थे उन पे उनका दबदबा हो गया। तो इस तरह से आपने सोवियत संघ के विघटन को समझ लिया। तो हमारा जो महत्वपूर्ण हिस्सा था सोवियत संघ के बारे में वो यही है। यहाँ पे आपको समझाने का मेन मकसद यही था कि किन कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसके बाद क्या क्या हुआ वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोवियत संघ के विघटन को आपको इन 8-9 पॉइंट को आपको सही तरीके से डिटेलिंग करनी पड़ेगी एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो। और याद रखिएगा बहुत ही लिमिटेड प्रश्न है आपके पास, तो ये VVI की कैटेगरी में ही रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन के उभरता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय विश्व के बारे में जान लीजिए, ए पोलर वर्ल्ड। तो देखिए एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब होता है पूरी दुनिया में क्या हो गया कि जब ये सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक महाशक्ति बच गई, वो क्या थी, वो थी अमेरिका। अमेरिका की अब बोलबाला चारों तरफ हो चुका था। विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही महाशक्ति बच गई। एक महाशक्ति बचने के कारण पूरी दुनिया में अमेरिका का बोलबाला हो गया। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब सोवियत संघ के विघटन होने के बाद क्या हुआ, एक तरफ जहां पे रूस था और दूसरी तरफ क्या था, अमेरिका था। तो अब रूस तो खत्म हो गया, तो अब कौन बच गया, तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका बच गया। तो इसमें क्या हुआ, इसी को हम एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं, क्योंकि पहले दो ध्रुवीय विश्व हुआ करता था। अब यहाँ पे जब रूस का खात्मा हो गया तो वो उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व कौन बच गया, अमेरिका बच गया। अब साथ ही साथ जहां पे आपको पता है कि एग्जाम्पल देके बताता हूं कि एक अखाड़ा है, एक अखाड़े में यदि दो पहलवान है, दो पहलवानों के बीच में मल्ल युद्ध हो रहा है, तो एक पहलवान यदि दूसरे पहलवान को पटक के खत्म कर देता है तो इसका बोलबाला हो जाएगा ना उस अखाड़े में। ऐसा ही कुछ अमेरिका और रूस के बीच में हुआ। जब रूस के सोवियत संघ का विघटन हो गया तो चारों तरफ अमेरिका का बोलबाला हो गया। अब अमेरिका एकमात्र शक्तिशाली देश के रूप में उभर के आया और साथ ही साथ इसको चुनौती देने वाले कोई और देश नहीं थे, क्योंकि इसको चुनौती देने वाले देश थे वो था रूस। अब उसका भी खात्मा हो चुका था, तो अब ये अकेला आगे बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात कि विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया, क्योंकि अमेरिका जो था वो क्या कर रहा था, वो तो पूंजीवाद सिद्धांत को फॉलो कर रहा था। तो अमेरिका पूंजीवाद सिद्धांत को फॉलो करने के कारण वो पूरे विश्व में इसी सिद्धांत का बोलबाला बजाना चाहता था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पे असफल होते हुए नजर आई। समाजवादी, याद रखिएगा, ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये कहां था, ये रूस में था। ये समाजवादी इसको फॉलो करते थे, लेकिन जब इसका विघटन हो गया तो अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था इनके ऊपर लाद दिया।
इसके अलावा अमेरिका में और भी बहुत कुछ अच्छी बातें थी। अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व अगर बन के उभर रहा है, एक महाशक्ति बन के उभर रहा है, तो वो अपने सैन्य शक्ति पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता था। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं था जो इतना पैसा अपने सैन्य शक्ति पे खर्च करता था। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर ले, इंटरनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक की बात कर ले, वर्ल्ड बैंक जैसे जो संस्थान है, जो बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं, जितने भी हो अभी के समय में, तो आप खोल के ये बता ही सकते हो कि जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, उस पर किसका वर्चस्व है? तो अमेरिका का वर्चस्व है। उसने उस पर अपना दबदबा कायम कर रखा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण अमेरिका का बोलबाला बहुत ज्यादा है। जैसे आपको पता है, अमेरिकन जींस, अमेरिकन कोक, अमेरिकन पेप्सी आदि विश्व भर की संस्कृतियों में, ये केवल और केवल भारत की और अमेरिका की बात नहीं है, दुनिया के जितने भी देश हैं वहां सभी जगह पे ये जींस तो पहना ही जाता है, कोक पिया ही जाता है, पेप्सी पिया ही जाता है। इसके अलावा इनके हावी होने के और भी कारण है। अभी के डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आपको पता है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी कहां से आते हैं? तो ये सभी जो है, इनकी जो कंपनियां हैं वो अमेरिका में है। इस कारण से भी अभी तक के समय में अमेरिका का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पैसे वाला देश है। तो आप यहाँ पे एक ध्रुवीय विश्व को भी समझ ली। अब हम आपको आगे के टॉपिक में लेके चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो कहता है मध्य पूर्व संकट अफगानिस्तान। अब मध्य पूर्व संकट अफगानिस्तान के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए, ये समय है 1978, 1978 की बात है। अफगानिस्तान में सरकार किसकी थी? अफगानिस्तान में सरकार थी दाऊद की। दाऊद अब्राहम मत समझ लीजिएगा, वो तो भारतीय है। दाऊद खान है ये। दाऊद खान की सरकार थी कहां? अफगानिस्तान में। कब? 1978 में। और पार्टी कौन सी थी इनकी? तो पार्टी थी कम्युनिस्ट। ये भी याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। सरकार के जो दावेदार थे वो थे दाऊद खान। समय है 1978 की। और अगर पार्टी की बात की जाए, जैसे हमारे भारत में भी भारतीय जनता दल पार्टी की सरकार है, अगर उस समय की बात कर ली जाए अफगानिस्तान में, तो ये पार्टी का नाम था पीडीपीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये पीडीपीए की सरकार थी। सर्वोपरि थे दाऊद खान। समय था 1978 और पार्टी जो बिलोंग करती थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए, अफगानिस्तान में भूमि सुधार शुरू हुआ। ये मध्य पूर्व संकट अगर अफगानिस्तान की बात है तो यहाँ पे क्या हुआ था? भूमि सुधार का काम हुआ। भूमि सुधार का काम शुरू हुआ था यहाँ पे। अब भूमि सुधार का काम तो शुरू हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ की जो दाऊद खान की सरकार थी वो अधिकतम सीमा निर्धारित की। किसके ऊपर? जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर अधिकतम सीमा को निर्धारित किया गया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास भूमि है उसे भूमि लेकर, मतलब अभी भी हमारे भारत में भी आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जमीन होता है, तो दाऊद खान ने क्या कहा कि अफगानिस्तान में जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनसे जमीन लेके छोटे छोटे किसानों को दिया जाए जिनके पास जमीन नहीं है। अब ये इन्होंने सुधार की वक्तव्य को पेश किया, लेकिन जैसे इन्होंने इस सुधार को बताया, इनका विरोध हो गया। दाऊद खान का वहां पे जम के विरोध हो गया। अब कोई अपनी जमीन क्यों देगा? सरकार को क्यों देगा? अगर मेरे पास 100 बीघा जमीन है, अब सरकार कह दे कि नहीं आपसे 50 बीघा लेके गरीबों को दे दिया जाएगा जिनके पास नहीं है, तो मैं कभी तो इसके लिए तैयार होऊंगा ही नहीं। तो अब दाऊद खान के लिए यहाँ पे विरोध हो गया, जिहाद शुरू हो गया। आपने इस्लाम की भाषा में ये जिहाद जिहाद शब्द जरूर सुना होगा। ये बड़े जिहाद का उपयोग करते हैं, जिहादी होते हैं ये। तो जिहाद शुरू हो गया। अब अफगानिस्तान की संकट यहीं से शुरू हुई। इसी को हम मध्य पूर्व संकट अफगानिस्तान कहते हैं। याद रखिएगा 1978, दाऊद खान की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी पीडीपीए। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा भूमि सुधार का कार्यक्रम चलाया। अब कार्यक्रम में समझ लीजिएगा कार्यक्रम क्या था। इन्होंने कहा कि जिन जमीन हमारे अफगानिस्तान में जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है उनसे जमीन लेके छोटे छोटे किसानों को दिया जाएगा। अब छोटे छोटे किसानों को दिया जाएगा, इससे वहां के लोग भड़क गए, उनके खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया, विरोध शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? दाऊद खान के खिलाफ। तो इसे ही हम मध्य पूर्व संकट अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका टॉपिक, ताकि एग्जाम में आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। बस प्रश्न देखो और फटाफट इसका उत्तर दे दो और पास हो जाओ, बस यही चाहिए। चलिए, मध्य पूर्व संकट अफगानिस्तान हो गया यहाँ पे। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो खाड़ी युद्ध है। खाड़ी युद्ध भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है, खासकर आपके एग्जाम के लिए। तो खाड़ी युद्ध की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे खाड़ी युद्ध समझने के लिए आपको खाड़ी युद्ध के दो पहलुओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि खाड़ी युद्ध प्रथम और खाड़ी युद्ध द्वितीय था।
प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध, दो खाड़ी युद्ध हुआ था, प्रथम और द्वितीय। अक्सर एग्जाम में इन सब चीजों में घुमा देता है, आपसे पूछेगा खाड़ी युद्ध क्या था। अगर आपसे सीधा पूछता है खाड़ी युद्ध क्या था, तो आप दोनों खाड़ी युद्ध के बारे में विश्लेषण करेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए। और यदि आपसे अगर एग्जैक्टली पूछता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था, तो आप प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में डिस्कशन करें, द्वितीय खाड़ी के बारे में पूछिए, द्वितीय खाड़ी के बारे में पूछिए, बताइएगा। उसमें आपको फ्रीडम ऑफ इंड्यूरिंग वगैरह जो हुआ था उस सबको चर्चा में नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे खाड़ी युद्ध के बारे में बताना है। तो फर्स्ट गल्फ वार के बारे में जानते हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था। देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध जो था वो सबसे पहले टाइम देख लीजिए, 2 अगस्त की बात है 1990 से। ये कब तक चला था? 28 फरवरी से 1991 तक चला था। याद रखिएगा, 2 अगस्त 1990 में स्टार्ट हो गया था और 28 फरवरी 1991 में इसका एंड हो गया था। किसका? फर्स्ट गल्फ वार का, जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये हल्का युद्ध नहीं था। हल्का युद्ध कहने का मतलब है कि ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। इसमें 34 संयुक्त देशों और इराक के बीच में युद्ध हुआ था। 34 देश एक तरफ और इराक जो था वो एक तरफ था। गजब का नहीं लग रहा है कि 34 देश संयुक्त देशों के बीच और एक तरफ इराक। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर उसे कब्जा कर लिया। पता नहीं इसे क्या चुल मची हुई थी। 1990 की बात है कि इराक ने क्या किया, कुवैत पे हमला कर दिया। हमला ही नहीं किया, उसे कब्जे में भी ले लिया अपने अंदर कंट्रोल में कि मैं अब इस देश पे शासन करूंगा। अब देखिए क्या किया उसके बाद, इराक ने कुवैत पर हमला किया और उसके बाद लोभ से किया। लोभ से किया कि जो कुवैत के अंदर खनिज है, तेल भंडार है, उसे अपने कंट्रोल में ले लेंगे, अपने हिसाब से उस पर योजना बनाएंगे, बेचेंगे, जो करना हुआ करेंगे। तो प्रथम खाड़ी युद्ध में इसका विरोध हुआ। कुवैत के सपोर्ट में कई सारे देश आ गए, जिसमें आपको बताया मैंने कि 34 संयुक्त देश एक तरफ और इराक एक तरफ। और फिर यही हुआ, यहीं पे लड़ाई हुई और लड़ाई हुई में तो एक तरफ इराक था, उससे लड़े गए युद्ध। इसे ही हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं, ताकि कुवैत को इस युद्ध में इराक से आजादी मिले। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एक लाइन में इसका आंसर हो सकता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान इराक ने कुवैत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। इन्हीं देश को, मतलब कि कुवैत को आजाद कराने के लिए 34 संयुक्त देशों ने एक साथ इराक से लड़ाई किया और कुवैत को आजाद कराया, जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन ये तो प्रथम था। अब हम एक बार द्वितीय खाड़ी युद्ध के बारे में भी बात करेंगे। सेकेंड गल्फ वार क्या था? देखिए, सेकेंड गल्फ वार 19 मार्च 2003 में लड़ा गया था। याद रखिएगा, 19 मार्च 2003 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 19 मार्च 2003 को। ये किसके किसके बीच हुआ? तो इसमें ना संयुक्त देश वगैरह नहीं थे, इसमें अमेरिका अकेला था। अमेरिका अकेला शिकार को खोज में निकला था और शिकार कौन था इसका? इराक था। मतलब आप कह सकते हैं कि अमेरिका और इराक के बीच में सेकेंड गल्फ वार हुआ था। अब द्वितीय खाड़ी युद्ध में 35 देश थे। प्रथम वाले में तो 35 देश थे, लेकिन द्वितीय वाले में अमेरिका के साथ 40 देश थे। 5 देशों की संख्या यहां पे और बढ़ गई, 40 से भी ज्यादा देश इसमें शामिल हो गए। इस युद्ध में क्या हुआ? अमेरिका असफल रहा। अमेरिका सही तरीके से जीत नहीं पाया इराक में, क्योंकि इराक की जो आम जनता थी वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया कि भाई तू हमारे देश में ये तानाशाही करने वाला कौन होता है। अमेरिका के जो सेना थे, अमेरिका के जो लड़ाकू सेना इराक में घुसे थे, उनके खिलाफ इराक के फौजी से ज्यादा इराक के जो आम नागरिक थे वो खड़े हो गए। और आपको पता है कि कहीं के यदि किसी भी देश के, चाहे वो कोई सा छोटा देश हो, अगर उसके आम जनता अगर अपने सरकार के सपोर्ट में आ गई तो आप उस देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ये जो लड़ाई थी वो अमेरिका और इराक के बीच में थी। 19 मार्च 2003 में हुआ ये शुरू, और अमेरिका के साथ 40 देश और थे, फिर भी इराक का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसका मुख्य कारण था कि इराक के आम नागरिक जो थे उसमें शामिल हो गए थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ा। इसमें क्या हुआ कि अमेरिका असफल रहा और अमेरिका के लगभग 3000 सैनिक मारे गए। याद रखिएगा, अमेरिका के लगभग 3000 सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध का उद्देश्य क्या था? तो अमेरिका क्या चाहता था कि जो इराक में तेल का खजाना है, तेल का भंडार है, उस पर कब्जा कर ले और उसे अपना मनचाहा सरकार उस देश के अंदर स्थापित कर दे। कहां? इराक के अंदर। यह ध्यान रखिएगा, इराक के अंदर वो अपना मनचाहा सरकार लाना चाहता था ताकि वो अपने हिसाब से उस देश को हैंडल कर सके। लेकिन जनता खिलाफ हो गई। 19 मार्च 2003 में शुरू हुआ था अमेरिका और इराक के बीच में। अमेरिका की तरफ से 40 और देश थे, फिर भी ये हार गया क्योंकि
इराक की जो जनता थी वो अमेरिका के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो ये फर्स्ट और सेकेंड था, आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अरब स्प्रिंग के बारे में जान लेते हैं। अरब स्प्रिंग भी ये चैप्टर 1 से काफी महत्वपूर्ण है। ये बात अब शुरुआत करते हैं तो 21वीं सदी की बात है, 21वीं शताब्दी की बात करते हैं। पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र के विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन शुरू हुए। देखिए समझ लीजिए, एक लाइन में इसका उत्तर है कि 21वीं शताब्दी के समय की बात है कि पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन शुरू हो गया। इसी को ना अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। अब ये क्यों हुआ वो जान लीजिए। इसकी शुरुआत हुई ट्यूनीशिया से, याद रखिएगा ये नाम है ट्यूनीशिया। ये ट्यूनीशिया से शुरुआत हुआ 2010 में। ये क्या था, एक नाम था मोहम्मद बऊजीजी। ये नाम है मोहम्मद बऊजीजी का। इन्होंने क्या किया कि आत्मदाह कर लिया, मतलब खुद को ही आग लगा लिया, आग लगा के खुद को मार लिया इसी जन आंदोलन के लिए। इसकी आग की लपेटें पहले कहां पहुंची? अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन और यमन पहुंची। ध्यान रखिएगा 4-5 देशों में इसका बात पहुंच गया कि मोहम्मद बऊजीजी ट्यूनीशिया का रहने वाला 2010 में सबसे पहले आत्मदाह किया। क्यों किया? क्योंकि वह चाहता था कि लोकतंत्र स्थापित हो। इसकी आग की लपेटें अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलने लगी और शीघ्र ही पूरे अरब लीग और इसके आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। मतलब जितने भी अरब वाले देश थे उस पूरे अरब वाले देश में यह बात फैल गई। इसके विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप, मतलब रिजल्ट में, कई देशों के शासकों को गद्दी से हटना पड़ा। मतलब कई देश के जो राजा हुआ करते थे उस आसपास के, उसको अपना गद्दी छोड़ना पड़ा, क्योंकि मोहम्मद बऊजीजी के आत्मदाह के बाद लोग और भड़क उठे। उन्होंने कहा अब तो लोकतंत्र ही चाहिए, जनतंत्र ही चाहिए, गणतंत्र ही चाहिए। अब ट्यूनीशिया में शुरू हुआ 2010 में, तो इसे आप अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, इराक, सूडान, कुवैत, मोरक्को और इजराइल में भारी जन विरोध हुआ। बहुत ज्यादा लोग इसके खिलाफ आवाज उठाए और खासकर जो ये मोहम्मद बऊजीजी थे, इनके आत्मदाह के बाद ही इस घटना को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद बऊजीजी के बाद ही जितने भी लोग थे, जितने भी वहां के इस्लाम धर्म के जितने भी आसपास के लोग थे, उनके राज्य के राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे आप बस इसे छोटा सा टॉपिक है अरब स्प्रिंग, इसे आपने समझ लिया होगा। चैप्टर 1 के बाद अब चैप्टर 2 की बारी है। चैप्टर 2 में आते ही सबसे पहले जो हमें संगठन है, संगठन में यूरोपियन यूनियन के बारे में जानना है। यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए यूरोपियन संघ क्या है। तो यूएसआर का विघटन के बाद 1992 की बात है, 1992 विघटन कब हुआ था? 1991 में, याद रखिएगा 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और 1992 की बात है कि यूरोपियन संघ का गठन हुआ। जैसे ही इसका विघटन हुआ तो इसका गठन हुआ, मतलब इसका निर्माण यहां से शुरू हो गया था। किसका? यूरोपियन यूनियन का। कब हुआ? 1992 में हुआ। अब देखिए इसका जो उद्देश्य था, इसके काम करने की शैली थी, वो था आम विदेशी और सुरक्षा नीति और न्याय पर सहयोग करना। मतलब न्याय संगत ग्रुप को निर्माण करना, न्याय संगत लोगों के संपर्क को बनाना। न्याय मेन जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसका? यूरोपियन यूनियन का। कब बना? 1992 में बना। अब इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले आपको बताना होगा एक समान विदेश एवं सुरक्षा नीति। मतलब उसके ग्रुप में आने वाले जितने भी देश हैं उन सभी पर एक समान नीति अप्लाई किया जाएगा। जो भी नियम बनेगा यूरोपियन यूनियन का, उन सभी देशों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंटरनल झगड़ा होता था, जो आंतरिक झगड़ा होता था, दूसरे नंबर पे आप कह सकते थे कि एक देश से दूसरे देश के जो बीच में आपसी झगड़ा होता था, उस पे ये सहयोग करता था। कौन? यूरोपियन यूनियन इसे सहयोग देता था या फिर कहिए इनके मसलों को सॉल्व करता था। सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट, एक समान मुद्रा का चलन। एक समान मुद्रा का मतलब है एक समान रुपया पैसा, एक समान पैसा। इसके फॉलोअर जितने भी देश हैं यूरोपियन यूनियन में, उसमें एक ही तरह के रुपया चलेगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वीजा मुक्त आवागमन है। वीजा मुक्त कहने का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा का उपयोग नहीं होगा। आराम से एक देश से दूसरे देश में लोग आ जा सकते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन का उद्देश्य था।
विशेषता भी है इसमें। विशेषता की अगर बात कर लें तो जैसे कि आपको पता है कि यूरोपियन संघ समय के साथ साथ एक आर्थिक संघ से तेजी में राजनीतिक रूप में ही बदला है। मतलब शुरुआत में इसे क्यों बनाया गया था? शुरुआत में इसे बनाया था आर्थिक चीजों को देखने के लिए, लेकिन आगे चल के ये किस चीज में बदल गया? राजनीतिक में बदल गया। इसके राजनीतिक नेटवर्क भी बड़े मजबूत हो गए और यह एक विशाल राष्ट्र राज्य के रूप में काम करने लगा। खुद ही एक देश के रूप में काम करने लगा, एक राज्य के रूप में काम करने लगा। इसका अपना एक राष्ट्र गान भी है, इसका अपना झंडा भी है, इसका अपना सेना भी है, इसका अपना पैसा भी है। मतलब ये सारी चीजें हैं इसके पास। किसके पास? यूरोपियन यूनियन के पास। कब निर्माण हुआ? 1992 में हुआ। किसके बाद? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ। तो ये सारी चीजें हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। देखिए, विश्लेषण अगर चाहिए आपको इन हर एक टॉपिक के ऊपर तो आप हमारे दूसरे वीडियो को देखें, क्योंकि उनमें मैंने टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बना रखा है। ये हमने आपके एग्जाम के लिए एक साथ चीजों को जोड़ दिया है ताकि आप समझ पाए। साथ ही साथ अब इसका निर्माण कब हुआ वो जान लिया, विशेषता क्या था वो जान लिया, उद्देश्य क्या था वो जान लिया, तो कुछ ना कुछ तो खामियां भी होगी ना। अब इसमें कुछ कमजोरियां भी हैं, इसके अंदर जो दिक्कतें हैं उसे जान लीजिए। अब इसके अंदर क्या है कि अपनी विदेश और रक्षा नीति जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। अब देखिए, ये एक नीति बना रहा है, एक नीति बना रहा है, इसके अंदर कई सारे देश इसके फॉलोअर हैं, तो कभी कभी इसी की नीति आपस में ही देशों को टकराव के मौके पर लाए खड़ा कर देती है। लोग, ये जो देश हैं इनके यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो ये एक इनका पूरा मसला हो सकता है। इसके अलावा यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है। यूरो जो लागू नहीं हो रहा है उसको लेकर भी यूरोपियन यूनियन जो है वो नाराज है उन देशों से जो इनके मुद्रा को अलाउ नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ डेनमार्क और स्वीडन में मैस्ट्रिक्ट संधि के बारे में आपको मैंने बताया है, जो हुआ था उसमें मुद्रा यूरो का विरोध हुआ है। और अगर हम संगठन में बात कर ले यूरोपियन यूनियन की, तो इसके साथ बुरा तब हुआ जब इसी के अंदर से ब्रिटेन, ब्रिटेन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, ब्रिटेन भी एक अच्छा सा देश है, फेमस है, बहुत ही पैसे वाला है। तो 2016 ईस्वी की बात है कि ब्रिटेन ना इससे अलग हो गया, एक जनमत संग्रह के द्वारा यूरोपियन यूनियन से खुद को अलग कर लिया। तो ये कुछ खामियां हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आसियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है आसियान, आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आसियान से जुड़े क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि आसियान क्या है। तो इसे ना आप कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसे आप शॉर्ट में क्या कहेंगे? ASEAN, आसियान का ये है। इसे फुल फॉर्म के बारे में अगर बताना पड़े तो आप बताएंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब देखिए, इसे हिंदी में अगर कहने की बात है तो आप बताएंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे हम क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं। अब देखिए, आसियान के बारे में जान लेते हैं। ये समय है अगस्त का, आप नोट करना चाहें तो नोट करते जाइए। अगस्त 1967 की बात है। अगस्त 1967 में 5 देशों ने, कितने देशों ने? 5 कंट्रियों ने। 5 कंट्री में कौन कौन से थे? इंडोनेशिया थे, इंडोनेशिया के बाद मलेशिया था, मलेशिया के बाद फिलीपींस था, फिलीपींस के बाद सिंगापुर था, और सिंगापुर के बाद थाईलैंड था। इन 5 देश ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। क्या किया? सिग्नेचर किया। सभी 5 देशों ने ग्रुप बनाया, कहा कि आज से हम किसका स्थापना करेंगे? आसियान का स्थापना करेंगे। यहां से आसियान बन के शुरू हो गया। बाद में हालांकि इसमें कुछ और देश जुड़े, जैसे कि ब्रुनई दारुसलाम और वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को भी इस देश में शामिल कर दिया गया। मतलब 5 देशों ने मिलकर इसे बनाया था, बाद में 5 देश और शामिल हो गए, तो टोटल देशों की संख्या कितनी हो गई? 10। आसियान में अभी कुल देशों की संख्या कितनी है? 10 है। यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। याद रखिएगा, अगस्त 1967 में 5 देश, पहला कौन था? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। क्या किया? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और आसियान का शुरुआत किया। लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ? ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को भी शामिल किया गया। किसमें? आसियान में। अब देशों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अब ये तो आसियान था, आसियान के बारे में समझ लिया। अब आसियान का उद्देश्य क्या है? किन उद्देश्य के कारण बनाया गया? मकसद क्या है इसका? तो अब मकसद के बारे में जान लेते हैं। पहला मकसद है आसियान का
कि जितने भी इसके सदस्य देश हैं, जो 10 देश हैं, 10 देश के बारे में मैंने बताया, 10 देश इसके सदस्य देश हैं, उनका आर्थिक विकास करना पहला इसका सोच है, उद्देश्य है कि उनके जितने भी सदस्य देश हैं उनका आर्थिक विकास, इकोनॉमी मजबूत करो, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, बच्चे को पढ़ाओ, गरीबी को दूर भगाओ, राशन बांटो, मतलब समय समय पर आर्थिक विकास होने से इनके देशों की मरम्मत होती रहे। दूसरे अगर बात करें दूसरे उद्देश्य के, तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। क्या करना है? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना है अपने सदस्य देशों के अंदर। वहीं तीसरे उद्देश्य की बात कर लें तो कानून का शासन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करते हुए क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना है उनके क्षेत्रों में। मतलब उनके सदस्य देशों में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, मित्रता की भावना बनी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और है कि आसियान और आसियान शैली में बहुत अंतर है। देखिए, अगर आपसे आसियान पूछे तो आप ये सारी चीजें बताएंगे, और आसियान शैली पूछे, आसियान स्टाइल पूछे तो आप बताएंगे अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है। मतलब कि लोग इसे अब जानने लगे हैं, आसियान का काम करने का तरीका सुपर है। ये अपने सदस्य देशों के अंदर न लड़ाई होने दे रहा है, न झगड़ा होने दे रहा है, न टकराव होने दे रहा है, न पैसे की कमी होने दे रहा है, न आर्थिक स्थिति बिगड़ने दे रहा है। जॉब मिल रही है, नौकरी मिल रहा है, देश विकास कर रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़ाई है, सब कुछ है, अच्छा चल रहा है। मतलब आसियान के काम करने की जो तरीका है वो सुपर है। हमारा भारत भी इसमें शामिल होना चाहता है, इसलिए हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है वो बराबर सिंगापुर का दौरा करते रहते हैं ताकि कैसे भी करके हम इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है ना जो आपके देश का आर्थिक स्थिति मजबूत कर देगा। तो ये था आसियान शैली और आसियान, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हमारा कहता है सार्क। ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस में आपका एक भी टॉपिक ऐसी नहीं होनी चाहिए जो छूट जाए और आपको नंबर ना है। आपको हर एक टॉपिक को सही तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम सार्क भाई साहब को शुरू करते हैं। सार्क क्या है? तो सार्क का ना साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन नाम है इसका। इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन नहीं कहिएगा, कोऑपरेशन है। और इसको हिंदी में आप कहिएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब ये तो आपका इसका फुल फॉर्म हो गया, लेकिन सार्क की जो स्थापना है इस पे भी ध्यान देना है। स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर 1985। याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क की स्थापना के समय याद रखिएगा, सार्क का जब स्थापना हुआ 8 दिसंबर 1985 में, उस समय इसके अंदर कौन कौन था? भारत था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, नेपाल था, भूटान था, मालदीव था, श्रीलंका था। तो टोटल कितने देश हो गए? 7 देश हो गए। कौन कौन से? तो पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा मालदीव और सातवां जो श्रीलंका में सबसे लास्ट में श्रीलंका को शामिल किया गया था। और श्रीलंका के बाद भी जो एक देश है इसमें जुड़ा है वो है अफगानिस्तान। याद रखिएगा 8वें नंबर पे कौन सा आता है? अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान 8वें नंबर पे इसमें शामिल हुआ है। तो टोटल अगर अभी सार्क देशों की काउंटिंग की जाए तो कितना हो गया? 8 हो गया। 8 देश हैं अभी। कौन कौन से? ध्यान से समझिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और लास्ट में अफगानिस्तान को जोड़ा गया है। अब इसके अगर मुख्यालय की बात की जाए, इसका हेड ऑफिस कहां है, मुख्यालय कहां है? नेपाल में है। नेपाल में कहां है? काठमांडू में है। काठमांडू में है नेपाल। काठमांडू का राजधानी, वहीं पे इसकी हेड ऑफिस है, मुख्यालय है। तो अब ये सार्क के बारे में समझ में आ गया। स्थापना आपको पता है 8 दिसंबर 1985। शुरुआत में 7 देश, उसके बाद में लास्ट में अफगानिस्तान जुड़ा। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। अब इसके उद्देश्य के बारे में, मकसद क्या है सार्क बनाने का, सार्क क्यों बनाया गया? तो सार्क बनाने का जो पहला मकसद था वो है दक्षिण एशिया में देशों में जो जनता का विकास है एवं जीवन स्तर है उसमें सुधार लाना। इंसानों के जीवन को सुधार करो, जनता के अंदर सुधार करो, आत्मनिर्भरता का विकास करो, आत्मनिर्भर बनाओ, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। तीसरा है आर्थिक विकास करना। यही तो आसियान भी कर रहा था। तो ये भी आर्थिक विकास के ऊपर ध्यान देते हैं। कौन? सार्क। अब चौथी की बात करें तो सांस्कृतिक।
सांस्कृतिक और सामाजिक विकास भी करना इनका काम है। किसका? सार्क का। चौथे नंबर पे आप क्या बोलेंगे कि सांस्कृतिक और सामाजिक विकास करना है। पांचवें में है आपसी सहयोग, आपस में सहयोग बना के रखो तभी तो देश विकास करेगा। आपस में लड़ाई करोगे तो कैसे देश विकास करेगा? तो आपसी सहयोग भी इंपॉर्टेंट है। आपसी विवाद को निपटाओ, आपसी विवाद को आपस में बैठ के ही खत्म करो। और जो अब विश्वास को बढ़ाओ, एक देश से दूसरे देश का जुड़ाव बढ़ाओ और उनके साथ क्या करो? व्यापार करो। व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे, पैसा आएगा तो देश के आर्थिक सुधार अपने आप हो जाएगा। तो ये था हमारे सार्क के मकसद के बारे में। अब सार्क के मकसद को समझ लिया आपने, सार्क की स्थापना को समझ लिया, इसके मुख्यालय को समझ लिया, इसके अंदर आने वाले उन 8 देशों को समझ लिया, तो इस तरह से आपका सार्क भी कंप्लीट हो गया। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स से आप क्या समझते हैं? ब्रिक्स होता क्या है? तो सबसे पहले तो आप ब्रिक्स को लिख लीजिए, BRICS, इसका फुल फॉर्म है। इंग्लिश में इसे इसलिए ब्रिक्स नाम डाला गया है क्योंकि B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका जो लास्ट में जुड़ा था। तो ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अर्थव्यवस्था वालों में से है। मतलब कि इसके अंदर जितने भी देश है उनका अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। जिसमें कौन कौन से देश का नाम लिया? पहले पे ब्राजील, दूसरे पे रूस, तीसरे पे भारत, चौथे पे चाइना और पांचवें में दक्षिण अफ्रीका। इसलिए इसका नाम क्या आ गया? ब्रिक्स आ गया। क्या नाम है? ब्रिक्स। तो अब देखिए अभी के समय में ब्रिक्स जो है वो बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही मजबूत है, स्ट्रांग है ब्रिक्स। तो यहां पे ब्रिक्स भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ब्रिक्स की जो संरचना है पहले तो उसके बारे में जान लीजिए कि संरचना क्या है। इसका संरचना के बारे में जान लेते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय सरकारी गठन नहीं है, मतलब कि अंतर सरकारी गठन नहीं है, ना ही किसी संधि के तहत स्थापित हुआ, मतलब कि कोई देश इसमें हस्ताक्षर करके इसको नहीं बनाया है, ना ही कोई संधि के तहत इसको बनाया गया है। इसमें जो ये 5 देश हैं इन्होंने अपने सहमति से इसका निर्माण किया है, इसके सहमति में इनका निर्माण हुआ है। और ब्रिक्स जो है इसके सहयोगी देशों के सर्वोच्च नेता तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये जो 5 देश है ना, इसके जो सबसे सर्वोच्च नेता होते हैं वो ब्रिक्स के सम्मेलन को अंजाम देते हैं। और ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता जो है, ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष इन्हीं 5 देशों के जो सबसे सर्वोच्च नेता होते हैं उनके साथ की जाती है। अब जरा इसके विशेषता के बारे में जान लीजिए कि विशेषता क्या है इसका। अगर ब्रिक्स का निर्माण हुआ है तो इसका विशेषता क्या है। तो अब आइए ब्रिक्स के विशेषता के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स के देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। पूरे दुनिया का जो आबादी है, देख लीजिए दुनिया का आबादी जो 100% मान लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिक्स की आबादी है वो केवल और केवल 40% का हिस्सेदारी रखता है। मतलब कौन कौन सा देश? एक तरफ आपको ब्राजील है, रसिया है, भारत है, चाइना है और दक्षिण अफ्रीका है। ये 5 देशों ने मिलकर 40% आबादी पर कब्जा कर रखा और यही 40% आबादी वाला देश ब्रिक्स के सदस्य देशों में आते हैं। और ये जो R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन 5 देशों की मुद्रा का नाम पैसा, मुद्रा मतलब पैसा, पैसा मतलब करेंसी, करेंसी मतलब माल। तो ये सब किससे होता है? R से डिनोट होता है। हमारे भारत का भी तो रुपया है तो R से ही होता है। और अगर इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% का हिस्सेदारी इन्हीं ब्रिक्स के अंदर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपको लिखना होगा। तो ये सारी चीजें हो गई। अब ब्रिक्स की जो शुरुआत है वो कैसे हुई वो मैं बताता हूं। ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए। 2001 की बात है। 2001 में गोल्डमैन सैक्स जो एक अर्थशास्त्री थे वो ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्था के विकास करने के लिए एक रिपोर्ट बनाया, एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्था के विकास करने की बात कही। उस मीटिंग में क्या हुआ? यह निर्णय लिया गया कि इन सभी सरकार के प्रमुख नेताओं के साथ इसका एक मीटिंग होगा, आयोजन होगा। और पहला जो ब्रिक्स सम्मेलन था वो कब हुआ? 2009 में। याद रखिएगा, फर्स्ट ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो 2009 में हुआ था। वो कहां हुआ था? रूस में हुआ था। दिसंबर 2010 की बात है। दिसंबर 2010 में अफ्रीका में ब्रिक्स में शामिल के लिए आमंत्रित किया गया, अफ्रीका को बुलाया गया और ब्रिक्स कहा जाने लगा क्योंकि ये लास्ट में जब एस लगा तो वो साउथ अफ्रीका इसको जोड़ा गया।
ब्रिक्स के बाद आपको थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरब की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए इसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। भारत ने क्या हो गया 1991 की बात है, 1991 के बाद पूरब की ओर देखो नीति अपनाई, किसने? भारत ने। इससे पूर्वी एशिया के देश हैं जैसे कि आसियान वगैरह वाले में भी कुछ देश थे, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई, मतलब हमारे व्यापार होने शुरू हो गए। तो ये एक्चुअली था पूरब की ओर चलो नीति। ये भी एक छोटा सा पॉइंट था तो मैंने आपको समझा दिया, याद रखिएगा, कभी हो सकता है कि एक नंबर में से पूछ लिया जाए प्रश्न। आगे की स्लाइड को देख लेते हैं। आगे का स्लाइड जो है वो हमारा है राष्ट्र, मतलब देश, जिसमें हमें रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए पहले नंबर से, रूस से, कि रूस क्या है, कैसे है। तो जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उससे पहले तक क्या था, उससे पहले तक जो रूस है वो एक बहुत बड़ा संघ था, एक बहुत बड़ा ग्रुप था। ये मैंने आपको सोवियत संघ के विघटन के समय में बताया था कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग देश शामिल थे और ये सभी देश मिलकर इसे सोवियत संघ बनाते थे। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, मतलब जब ये खत्म हो गया, ये जब समाप्त हो गया, उसके बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? रूस को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि यह एक शक्तिशाली देश था, पावरफुल देश था और इसीलिए इसका दबदबा था। इसके पास खनिजों और प्राकृतिक संसाधन और गैसों का अपार भंडार था, गैस वगैरह इसके पास बहुत सारे थे, इसीलिए इसको यह भार मिला। अस्त्र शस्त्र भी बहुत थे, इसी कारण से तो विघटन हुआ, क्योंकि इसने बहुत सारे परमाणु हथियार, बम बारूद, गोला बना रखा था। और इसके अलावा जो रूस था वो परमाणु संपन्न देश था, परमाणु संपन्न देश में रूस को रखा जाता था। और रूस की विशेषता क्या है कि रूस की विशेषता है कि सबसे 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इसकी, याद रखिएगा 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा है? रूस है। रूस इसलिए इसे सबसे ज्यादा दर्जा दिया गया उसमें, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया इसको उत्तराधिकारी बनाया गया। अब हम चीन की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे जो आता है वो हम चीन को देख लेते हैं। चीन क्या है, अगर डिटेल्स में जानना है तो इसके वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, आप एक बार इनको देखें। चीन जो है वो 1949 की क्रांति से यहाँ पे शुरुआत होता है चीन का। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई कब? 1949 में। इसे चीनी क्रांति के भी नाम से जानते हैं। शुरू में साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, कहां? चीन में। किसे अपनाया गया? साम्यवादी, याद रखिएगा, साम्यवादी अर्थव्यवस्था को यहाँ पे अपनाया गया था। इसके कारण चीन को ना बहुत तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। वो समस्याएं क्या क्या है वो देख लीजिए कि चीन के समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया, बहुत बड़े संसाधनों को उद्योग में लगा दिया गया। चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक कल्याण योजना का लाभ देने के लिए हतप्रद हो गया, मतलब उसे देना था। अब क्या हुआ कि जब ये अपने जनता को खुश कर पाया, जब उसे रोजगार दिया, सबसे बड़ी बात है रोजगार, मेडिकल, पढ़ाई लिखाई दिया, तो चीन के देश जो थे ना वो बहुत आगे निकलने लगे। और उसके अंदर जो दिक्कत थी, उसके अंदर जो परेशानी थी, वो उसके जनसंख्या के ऊपर ही था। क्योंकि आपको पता है कि अभी भी सबसे जो ज्यादा जनसंख्या आबादी वाला देश है वो चाइना ही आता है, दूसरे नंबर पर हमारा देश भारत आता है। तो ये इसके समस्या को बढ़ाने का काम कौन कर रहा था? जनसंख्या। जनसंख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्नति ठीक से नहीं कर पा रहा था। कृषि जो थी, खेती जो था इनका, वो परंपरागत तरीकों पर आधारित था, नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रहे थे उसको ये अपना नहीं रहा था। इसीलिए यहाँ के देश की जो जनता थी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन बदलाव कब आया? जब चीन में सुधार की पहल हुई। 1972 की बात है। 1972 में क्या किया चीन ने? किसके साथ संबंध बनाया? तो अमेरिका के साथ संबंध बनाया। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया, क्योंकि इससे पहले जो चीन था वो एकांतवास में था, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई व्यापार नहीं। लेकिन 1973 में जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई, याद रखिएगा चाओ एन लाई, ये यहाँ के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कृषि, उद्योग, सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया, टेक्नोलॉजी लाया यहाँ पे तब जबरदस्त तरीके से। उसके बाद इनके देश का जो इकोनॉमिकल सिस्टम था वो बढ़ गया, वो सब बढ़िया हो गया। 2001 में आते आते तक विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया चीन। कब? 2001 में विश्व व्यापार संगठन में चीन को शामिल कर लिया गया। इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो अभी के समय में बहुत ही मजबूत हो गया। 1998 की अगर बात की जाए तो इसमें क्या हुआ,
उद्योगों का निजीकरण किया गया। कहां? चाइना में प्राइवेट कर दिया गया, उद्योग का निजीकरण कर दिया, और यही इसका स्पेशल आप कह सकते हैं इकोनॉमिक जोन था, जो SEZ के नाम से स्थापना हुई थी। तो इन सभी कुछ मुद्दों के कारण चीन जो है वो रूस की तरफ बहुत ज्यादा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाया है। अब हम एक नजर इजराइल पे डाल लेते हैं, क्योंकि इजराइल भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल को एक बार समझ लीजिए, इजराइल क्या है। तो देखिए, विश्व मानचित्र पे एक बस बिंदु जैसा है, बस छोटा सा बिंदु, इसमें कुछ नहीं है, बहुत छोटा देश है, एक बिंदु के बराबर है अगर आप मानचित्र पे देखोगे तो। लेकिन अगर इसके अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इजराइल कई बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है। इसके प्रौद्योगिकी की बात की जाए, इसके विज्ञान की बात की जाए, इसके सैनिक की बात की जाए, इसके रक्षा की बात की जाए, इसके गुप्तचर की बात की जाए, तो ये अभी के समय में किसी भी विकसित देशों को पीछे कर सकता है। तो यहां पे आप समझिए कि 21वीं शताब्दी में विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में यह प्रकट हुआ है। कौन? इजराइल। बहुत ही मजबूत देश। पश्चिम एशियाई देशों की ज्वलंत राजनीति के मध्य स्थित इजराइल अपनी सदस्य क्षमता, रक्षा कौशल, राजनीतिक नवाचार, औद्योगिकरण, कृषि विकास और वैश्विक राजनीति में एक नई ऊंचाई तक पहुंचा है। मतलब इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये चारों तरफ ना दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। कौन? इजराइल। फिर भी यह इतना मजबूत है कि एक साथ अपने उन सभी दुश्मनों से प्रतिदिन लड़ता रहता है। इसकी जो खेती की टेक्नोलॉजी है, इसके जो संचार की टेक्नोलॉजी है, वो इतना उन्नत है कि यह बड़े से बड़े विकसित और विकासशील देशों को टक्कर देता है। तो ये था हमारे इजराइल के बारे में। अब हम अपने देश भारत के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि भारत क्या है। तो देखिए, 21वीं सदी में भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। अभी जो 21वीं सदी शताब्दी कहिए चल रहा है, तो इसमें भारत भी ना अब एक महाशक्ति के रूप में उभर के आया है। आज के समय में पूरा विश्व भारत की शक्ति तथा उसके उदय का अनुभव कर रहा है। ये हमारे पड़ोसी देशों की बात नहीं है, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात नहीं, पूरा विश्व, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, चाहे वो और ब्रिटेन हो, इंग्लैंड हो, वो भारत को झुक के सलाम करता है। अभी भारत की जनसंख्या की बात कर ले तो 135 करोड़ के आसपास है। भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की बात की जाए तो ये बहुत ही व्यवस्थित है, बहुत ही सुरक्षित तरीके से काम हो रहा है इसमें। भारत की आर्थिक स्थिति अभी जो है वो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अर्थव्यवस्था को छू रहा है। तो ये है कुछ भारत के बारे में। अब हम आपको जापान के बारे में बताते हैं, कुछ जानकारी जापान के बारे में भी लेते हैं, क्योंकि चैप्टर के हिसाब से यह भी महत्वपूर्ण है। जापान के पास ना प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत कम है, इसके पास है ही नहीं, आप कहिए कि बिल्कुल नहीं है। वह ज्यादातर कच्चे माल का ना आयात करता है, दूसरे देशों से खरीदता है। इसके बावजूद भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान को बड़ी तेजी से प्रगति, दूसरे विश्व युद्ध में आपको पता है कि जापान की क्या हालत हुई थी, इसके बाद भी आज जापान जो है वो बहुत तेजी से खुद को विकास कर रहा है, क्योंकि यहाँ की भी टेक्नोलॉजी जो है उसका लोहा पूरी दुनिया मांगती है। इसके अलावा मैं बता दूं 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक और ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे क्या कहते हैं, OECD का इसको सदस्य बनाया गया। 2017 में आइए, 2017 तक आते आते जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था पे आ गई। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पे किसकी अर्थव्यवस्था है? जापान की है। और अकेला जापान ऐसा देश है एशियाई देशों में जो G7 में शामिल है। ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान जो है वो 11वां है, बहुत छोटा है। सबसे पहले चीन है, फिर भारत है, इसके ऐसे ऐसे करके 11वें स्थान पे जो है वो जापान आता है। जापान की आबादी बहुत कम है। तो परमाणु हथियार का भी विभीषिका झेला है इसने, अमेरिका ने इस पे परमाणु बम गिरा दिया था, बहुत नुकसान हुआ इसको, लेकिन फिर भी आज यह अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर चुका है कि आप इसे विश्व में अच्छे नाम से जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिण कोरिया के बारे में। थोड़ा दक्षिण कोरिया के बारे में भी जानकारी लेना है, क्योंकि इसको कोरियाई प्रायद्वीप का द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से ना दक्षिण कोरिया को उत्तरी कोरिया के साथ साथ विभाजित किया। जो पहले कोरिया था, पहले तो ये समझिए जो पहले कोरिया था उसको विभाजित किया गया, अलग अलग भागों में बांटा गया, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया। इसमें डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जैसे शासन पद्धति को अपनाया गया है। 1950 याद रखिएगा और 1953 याद रखिएगा। 1950 से 1953 के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच क्या बढ़ा दिया? प्रतिद्वंदिता, दुश्मनी। यहाँ पे दुश्मनी, फाइट यहाँ पे ज्यादा होने लगा, किसके बीच में?
दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में। 17 सितंबर, याद रखिएगा, 17 सितंबर 1991 में दोनों कोरियाई संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने, दोनों एक साथ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने और अपनी विकास करने में लग गए। हालांकि अब देखिए 1960 और 1980 के दशक में इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ है, बहुत ज्यादा इन्होंने अपने आप को विकास किया है। इसे क्या नाम से जाना जाता है? चमत्कार कहा गया। इतना तेजी से इन्होंने अपने आप को विकास किया ना कि इसे चमत्कार के बारे में जाना गया। अब चमत्कार कैसे हुआ, कैसे इनका इतना विकास हुआ? तो आपने सैमसंग का मोबाइल यूज किया, कहां का है? कोरिया का है। एलजी यूज किया, कहां का? कोरिया का है। हुंडई यूज किया, कहां का है? कोरिया है। ये सब कहां? भारत में भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं। सैमसंग का मोबाइल आपको हर हाथ में दिखेगा, हुंडई का गाड़ी दिखेगा, एलजी का टीवी दिखेगा। तो ये सारे कहां की कंपनी है? ये सब कोरियाई कंपनी है। लेकिन लगभग सभी देशों में ये अपना व्यापार करते हैं, जिससे इनके देश का जो आर्थिक विकास है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे चैप्टर 2 के भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आपको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है। नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। अगर इसके और डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आपको ऑलरेडी में पता है कि यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखा है। अब हम आपको चैप्टर 3 में लेके चलते हैं। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 3 में, और चैप्टर 3 आपको पता है कि यहाँ पे जो पहला पॉइंट है चैप्टर 3 का, वो कह रहा है कि दक्षिण एशिया के लोकतांत्रिकरण में संघर्ष और शांति के लिए क्या प्रयास हुए हैं या किन किन तरह के प्रयास हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें सबसे पहला जो विवाद है वो इनका जो क्षेत्र है ना, वो संघर्षों वाला क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे अक्सर लड़ाइयां झगड़ा होता रहता है। अगर वहीं दूसरे नंबर पे बात कर लें तो ये है सीमा विवाद। सीमा विवाद के कारण भी यहाँ पे लड़ाइयां झगड़ा होता रहता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बॉर्डर वाला इलाका होता है ना, जहां पे इनकी अंत, मतलब एक देश का जब अंत पॉइंट आता है और दूसरे देश का जो शुरू पॉइंट आता है, तो इस पे जो जमीन है या फिर जो लोग बसे होते हैं, इनके बीचों में भी ये लड़ाइयां झगड़ा होता रहता है। तीसरा जो है वो है नदी जल विवाद। जल के लिए भी यहाँ पे विवाद होता रहता है, पानी को लेके, नदी के जो पानी है उनको लेके भी इन देशों के अंदर विवाद होता रहता है। इसके बाद है विद्रोह। विद्रोह कहने का मतलब है कि या तो बॉर्डर वाले इलाके में या फिर देश के अंदर वाले इलाके में जो लोग हैं वो कुछ लोग विद्रोही हो जाते हैं और विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। और जो जातीय संघर्ष है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे जाति से लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और संवेदनशील इलाका होने के कारण भी यहाँ पे बहुत परेशानियां होती है। इसलिए दक्षिण एशिया के लोकतांत्रिक क्रम में यही सब संघर्ष है, और शांति के लिए जो प्रयास हो रहा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है पाकिस्तान, क्योंकि इसे शांति की बहुत जरूरत है। तो आइए पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो यहाँ की राजनीति है, वो बहुत ही जटिल है, क्योंकि यहाँ पे सेना और लोकतंत्र में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रहा है। कभी सेना हावी हो जाता है, कभी लोकतंत्र हावी हो जाता है। लेकिन सही बात यह है कि ज्यादातर यहाँ पे हावी सेना ही होता रहता है। सेना का ही वर्चस्व पाकिस्तान में ज्यादा होता है। कई बार यहाँ पे ऐसा हुआ है कि सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता है। कुचलने का तात्पर्य यह है कि यहाँ की जो सेना है वो लोकतंत्र को हटा के खुद को सत्ता में काबिज कर लेता है, और ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में भी हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम इसका जो बागडोर है, जो सेना के रूप से अगर देखा जाए, तो वो जनरल आयूब खान ने लिया था। नाम ध्यान से देख लीजिएगा, नाम है जनरल आयूब खान। ये जो है इसके हाथ में सबसे पहले सेना के रूप में सत्ता का बागडोर गया था। इसके बाद जनरल यहिया खान ने भी लिया, फिर जनरल जिया उल हक ने लिया। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो परवेज मुशर्रफ है, जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने 1999 में, कब? 1999 में जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार लाया, मतलब लोकतंत्र लाया। हालांकि ये कहने को लोकतंत्र था, अभी भी यहाँ पे सेना ही हावी थी। इसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ? जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कार्य की। मतलब यहाँ पे जो ये लोकतंत्र है इसमें कई सारे लोग आए हैं, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम ले लीजिए, बेनजीर भुट्टो का नाम ले लीजिए, नवाज शरीफ का नाम ले लीजिए। ये पाकिस्तान में जनता के द्वारा चलाए गए शासन को काबिज किया।
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2017 में एक कहानी बन गई। 2017 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में वहां पे इनको सजा सुना दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे किसे, तो नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ जो थे इनको सजा सुना दी और 10 साल के लिए इनको दोषी ठहरा दिया और इनको पद से भी हटा दिया गया। इसके बाद जुलाई का मौसम आया। जुलाई 2018 में पाकिस्तान में फिर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हुई और पूर्व क्रिकेटर मतलब पूर्व खिलाड़ी इमरान खान को वहां का प्रधानमंत्री अर्थात पीएम बनाया गया। हालांकि अभी वर्तमान समय में देखें तो इमरान खान को भी राजगद्दी से हटा दिया गया है और नए पीएम वहां पे काबिज हो गए हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो पाकिस्तान है इसके अंदर सबसे ज्यादा वर्चस्व सेना का होता है, इसलिए यहाँ पे लोकतंत्र को अक्सर कुचला जाता है। आइए अब हम नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है आपके क्लास 12 के सिलेबस के हिसाब से। तो सबसे पहले देखिए कि नेपाल जो है यहाँ पे हाल फिलहाल में ना यहाँ पे राजतंत्र खत्म हुआ है। मतलब अभी तक कुछ समय पहले तक यहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था और राजा के सेना की बात कर ले, राजा की सेना हो गया, उसके बाद लोकतंत्र के समर्थक हो गए। और यहाँ पे माओवादी के बारे में भी मैंने पढ़ाया है आपको कि माओवादी जो थे वो भी बहुत ही ज्यादा सत्ता में सक्रिय थे। तो इन तीनों के बीच में अक्सर संघर्ष चलता रहता था, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पे एक मुकाम आया और 2015 का समय था जहां पे इन लोगों ने मिलके वहां पे लोकतंत्र लाया और खड़ग प्रसाद शर्मा ओली को अक्टूबर, याद रखिएगा, अक्टूबर 2015 में इनको यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया। किसे? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली को अक्टूबर 2015 में सेना मतलब राजा का सेना, लोकतंत्र के समर्थक और माओवादियों के संघर्ष के बाद इनको यहाँ का पीएम बनाया गया। और अभी वर्तमान समय की अगर बात कर लें तो 2015 मतलब अक्टूबर 2015 के बाद वर्तमान समय तक यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र कायम है। मतलब अभी तक यहाँ पे लोकतंत्र ही चल रहा है। तो ये हमारा नेपाल था। अब हम आपको बांग्लादेश के बारे में बताते हैं कि बांग्लादेश का क्या सीन है। तो देखिए बांग्लादेश जो है वो पाक का अंग था, मतलब पाकिस्तान से टूट के बना हुआ। और पाकिस्तान किससे टूट के बना है? वो भारत से टूट के बना है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि बांग्लादेश हमारे भारत का हिस्सा है। तो बांग्लादेश जो है वो क्या हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट के बना। यह बांग्लादेश पाक का अंग था और इसे ना पूर्वी पाकिस्तान भी कहते थे। पहले क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। अब बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ? बांग्लादेश का निर्माण हुआ बंगाल और असम के टूटने से, मतलब इन्हीं को काट के बनाया गया बांग्लादेश। अब क्या हुआ कि जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश के निर्माण होने से पहले पाकिस्तान का इस पे ज्यादा हुकूमत चलता था। पाकिस्तान के जो जनरल हुआ करते थे या वहां के जो पीएम हुआ करते थे वो यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करते थे। इसी परेशानी का विरोध करते हुए यहाँ पे एक व्यक्ति थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने संघर्ष छेड़ दिया। किसने? शेख मुजीबुर रहमान ने संघर्ष छेड़ दिया। उनकी पार्टी थी, उनके पार्टी का नाम था अवामी लीग, याद रखिएगा। शेख मुजीबुर रहमान के पार्टी का नाम था अवामी लीग। और 1970 में जो यहाँ पे मतदान हुआ उसमें शेख मुजीबुर रहमान ने वहां के सारे सीटों को जीत लिया, लेकिन इनके सीट जीतने से पाकिस्तान के लोग नाखुश हुए और इनको उठा के कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को। और इसके बाद क्या किया? इन्होंने जबरदस्ती उर्दू भाषा को वहां के लोगों के ऊपर थोपना शुरू कर दिया। वहां के लोगों ने विरोध किया। इसके बदले में वहां पे लाखों करोड़ों बांग्लादेशी लोगों को मार दिया गया। बहुत सारे लोग शरणार्थी बन गए, भारत आ गए, भारत से अलग अलग पड़ोसी देशों में चले गए। इन समस्याओं को जब भारत ने देखा तो भारत ने बांग्लादेश का समर्थन किया। और ये बात है 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध की। ये क्यों हुआ था? क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को समर्थन दिया और उसको एक देश के रूप में बना के स्वतंत्र देश घोषित किया। तो अभी अब देख सकते हैं कि बांग्लादेश में ही अभी राजतंत्र वगैरह नहीं है, वहां पे भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सरकार चलता है। और भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ अच्छे भी हैं और कुछ मुद्दों पे बुरे भी हैं। तो ये था हमारा बांग्लादेश के बारे में। अब हमारा है श्रीलंका। श्रीलंका हमारा भारत का पड़ोसी देश है, एक द्वीपीय देश है, समुद्र के बीच में है। तो देखिए हमारा भारत का अगर आजादी की बात की जाए तो हमें आजादी मिली थी 1947 में।
वहीं श्रीलंका की आजादी की बात की जाए तो इसे आजादी मिली थी 1948 में, मतलब हमारे आजादी से 1 साल बाद इसकी आजादी हो गई थी। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक देश है, बहुत अच्छा देश है, यहाँ पे भी लोकतंत्र है। लेकिन मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में ही बताया था कि संघर्ष कहीं ना कहीं चल रहा है। यहाँ संघर्ष चल रहा है जाति के लेकर, यहाँ जाति का संघर्ष है। किसके बीच? तो सिंहली और तमिल के बीच में। सिंहली वो लोग हैं जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं, और दूसरा बात जो तमिल है वो तमिल वो लोग हैं जो भारत से जाके वहां पे बस गए। क्या हुआ कि एक सब, अच्छा ये भी जान लीजिए कि जो भारत से तमिल जाके वहां पे बस गए हैं वो अपना एक ग्रुप चलाते हैं जिनका नाम है लिट्टे। याद रखिएगा, लिट्टे भी वहां का ग्रुप है, और इसका प्रमुख था वो था प्रभाकरण। प्रभाकरण को ना 2009 ईस्वी में, कब? मई 2009 में श्रीलंका के सेना ने मार गिराया। सेना ने इसको मार दिया, तब जाके श्रीलंका में जो लंबे समय से गृह युद्ध चलता आ रहा था वो यहाँ आके समाप्त हो गया। अब यहाँ पे और भी चीजें हैं आपको समझने के लिए कि यहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें भारत और श्रीलंका का समस्या भी चल रहा है, जैसे कि सीमा विवाद वगैरह, या भी और भी बहुत सारे मतभेद भी हैं, लेकिन कुछ सहयोग भी है श्रीलंका का। तो यहाँ पे आपने समझ लिया। अभी हाल फिलहाल में आपने श्रीलंका के बारे में सुना होगा कि इसकी स्थिति सही नहीं थी, तो भारत ने बहुत ज्यादा मदद किया है, राशन, गेहूं, चावल, पेट्रोल इत्यादि को वहां पे भेजा है। लेकिन श्रीलंका की जो स्थिति है वो अभी तो सही नहीं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा सही थी। तो ये था हमारा श्रीलंका के बारे में। अब हम आपको मालदीव के बारे में बता देते हैं। मालदीव भी 3rd चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 1965 की बात है, 1965 तक जो मालदीव था वो ब्रिटिश के अधीन था, मतलब अंग्रेजों के गुलामों में ये देश आया करता था। लेकिन 1965 में ही इसको क्या मिल गया? आजादी मिल गया। इसे आजादी कब मिल गया? 1965 में ही। जैसे ही ये आजाद हुआ तो वहां के एक राजा थे, क्या नाम था वो राजा का, वो भी सुन लीजिए, राजा मुहम्मद फरीद दीदी। राजा मुहम्मद फरीद दीदी, उन्होंने अपना सल्तनत बना लिया, उन्होंने अपने सबको गुलाम बना लिया और कहा कि मैं यहाँ का राजा हूं। लेकिन वहां के जनता ने इनका विरोध किया और 1968 आते आते तक उनकी राजगद्दी गई और वहां पे भी लोकतांत्रिक सरकार बन गया और राजशाही खत्म हो गया। तो वर्तमान समय की अगर बात कर ले तो वर्तमान समय तक, मतलब 1968 से लेके अभी तक मालदीव भी लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहां भी लोकतंत्र है। तो ये था मालदीव के बारे में। अब हम 4th चैप्टर में आ गए हैं और 4th चैप्टर में जो है वो हमें मुख्य अंग के बारे में पढ़ना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मुख्य अंग किस चीज के बारे में है, तो सबसे पहले बता दूं ये जितने भी मुख्य अंग हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। याद रखिएगा किसके हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग के बारे में हमें चैप्टर 4 में जानना है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से समझिए क्योंकि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पे जो आता है मुख्य अंग में वो आता है सुरक्षा परिषद। ध्यान रखिएगा किसका नाम आता है? सुरक्षा परिषद। दूसरे नंबर पे जो मुख्य अंग में आता है वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय दूसरे नंबर पे आता है। अब हम तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है सचिवालय। बिल्कुल अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्या आता है? सचिवालय, नोट कर लीजिए। चौथे नंबर की अगर बात करें तो चौथे नंबर पर आता है आम सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आम सभा आपको लिखना है एग्जाम में। पांचवें नंबर की अगर बात करें तो ये आता है न्यायसीता परिषद, न्यायसीता परिषद। और छठे नंबर की अगर बात कर लें तो यहां आता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये सारे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिए कि पहले क्या आता है? पहले पे आता है सुरक्षा परिषद, दूसरे पे आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तीसरे पे आता है सचिवालय, चौथे पे आता है आम सभा और पांचवें पे आता है न्यायसीता परिषद और छठे नंबर पे आता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो ये हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं, महत्वपूर्ण एजेंसियों के बारे में बता देते हैं। देखिए महत्वपूर्ण एजेंसियां का क्या मतलब है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना ग्रुप बनाया है या कोई एक ऐसी एजेंसी बनाई है जो पूरे विश्व के लिए सही तरीके से काम करता है।
तो महत्वपूर्ण एजेंसी में मैं आपको बता दूं कि सबसे नंबर 1 पर जो आता है वो आता है WHO, जो स्वास्थ्य को लेके काम करता है, मतलब हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये इसका हिंदी में नाम है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इसे शॉर्ट में WHO का नाम दिया गया है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में आपको पढ़ना भी है, UNESCO, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, और आपको इंग्लिश में इसको यूनेस्को कहते हैं। और फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 की अगर बात कर लें तो नंबर 3 पे आता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे हम यूनिसेफ के नाम से भी जानते हैं। आपने इसका नाम अवश्य सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर ले, यूनिसेफ जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे जो आता है, चौथे नंबर पे आता है यूएनडीपी। यूएनडीपी को भी समझ लेते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिंदी में कहते हैं इसे। और 5वें नंबर पे जो आता है वो आता है यूएनएचआरसी, इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये हमारे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के बारे में भी है। छठे नंबर पे हमारा है यूएनएचसीआर। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, यूएनएचसीआर है, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, मतलब शरणार्थियों के लिए जो उच्चायोग बनाया गया था वो इसके लिए काम करता है। और सबसे लास्ट में जो 7 है वो इंपॉर्टेंट और ज्यादा है, क्योंकि इसका नाम है UNCTAD, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एंड विकास सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप इन 7 एजेंसियों का अगर यार नाम अच्छे से बता देते हैं तो आपका नंबर पूरा आ जाएगा, इसकी गारंटी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको इसमें से नंबर काटे जाएंगे, बजाते आपको वही बताना होगा जो मैंने आपको अभी समझा दिया है कि WHO क्या है। हालांकि WHO काम क्या करता है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अभी मैंने आपको फुल फॉर्म और किस कार्य में, किस रूप में ये काम करता है वो बता दिया हूं। यूनेस्को, यूनिसेफ और जितने भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको एग्जाम में बताना है। तो ये महत्वपूर्ण एजेंसियां थी। आगे की स्लाइड में आपको अब सीधा यूनेस्को के बारे में पढ़ना है, इसको विस्तार से समझना है कि यूनेस्को क्या है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, हिंदी में पहले जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका नाम है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका हिंदी और इंग्लिश में नाम है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका कार्य क्या है, ये काम क्या करता है। तो इसके जो कार्य हैं वो शिक्षा के लिए है, मतलब ये एजुकेशन के ऊपर ध्यान देता है। इसके अलावा प्रकृति पर ध्यान देता है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देता है। समाज के ऊपर ध्यान देता है। समाज के अलावा विज्ञान के ऊपर ध्यान देता है, सामाजिक विज्ञान आप कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के ऊपर ध्यान देता है। संस्कृति के ऊपर ध्यान देता है, ये भी संस्कृति के ऊपर भी काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये संचार के ऊपर भी काम करता है। तो ये सारे जो पॉइंट है इसके ऊपर यूनेस्को काम करता है। और ये एक देश से, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में शांति बनाने का भी काम करता है, लड़ाई झगड़े को शांत करता है। तो यूनेस्को का मेन काम ये सारे हैं, शिक्षा के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, समाज के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, संचार के ऊपर। तो ये सारे चीजों के ऊपर यह काम करता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का, मतलब संयुक्त राष्ट्र का ये अंग है, इसका जो निर्माण हुआ था इसके बारे में जान लीजिए। इसका निर्माण जो है वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था, ये याद रखिएगा, 16 नवंबर 1945 को इसका निर्माण हुआ था। अगर आपको यूनेस्को के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले इसके कार्य के बारे में बताइए, क्या क्या काम करता है उसके बारे में बताइए, फिर निर्माण कैसे हुआ इसका वो बताइए, कब हुआ वो बताइए, आपके नंबर पूरे आ जाएंगे।
आगे के स्लाइड में हमें पढ़ना है यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ भी बच्चों के लिए कार्य करता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए इसे हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में इसे हम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से भी जानते हैं। ये बच्चों के हेल्थ के ऊपर या बच्चों के विकास के ऊपर काम करता है। अब यहाँ पे जानिए कि ये क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर, याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को इसका निर्माण किया गया। कब बनाया गया यूनिसेफ को? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। इसको याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को इसका निर्माण हुआ और इसे संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से उस समय जाना जाता था। मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कहा जाता था। पोलैंड के चिकित्सक थे, यहां पे ध्यान रखिएगा, पोलैंड के चिकित्सक थे लुडविग रॉम्पसन। नाम याद रखिएगा, लुडविग, थोड़ा अंग्रेजी नाम है, टफ हो सकता है, लुडविग। तो इन्होंने क्या किया, यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाया था। मेन जो बंदा था भाई इसके अंदर यूनिसेफ में, वो यही थे, लुडविग रॉम्पसन। इन्होंने यूनिसेफ का निर्माण करने में अपना बहुत अहम भूमिका निभाया। उद्देश्य था इनका, अब क्या कारण था, इनके किन कारणों से इनको बनाया गया था, किसको, यूनिसेफ को। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देश, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, वर्ल्ड वार सेकेंड, उसमें बहुत सारे देश में बहुत सारे लोग मारे गए, बच्चे अनाथ हो गए, बच्चे मारे गए, माताओं को दिक्कत हुआ। तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, उनको दवा पहुंचाने के लिए, उनको इलाज करवाने के लिए यूनिसेफ का निर्माण हुआ था। यूनिसेफ का मुख्य काम उस समय में उन बच्चों, महिला, बूढ़े, बुजुर्ग को भोजन और स्वास्थ्य संबंधित दवाइयां उपलब्ध करवाना था। यह मेन काम किसका था, यूनिसेफ का। कब निर्माण हुआ, 11 दिसंबर 1946 को। किसने किया, तो पोलैंड के एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, लुडविग रॉम्पसन, इन्होंने यूनिसेफ का गठन किया। तो ये इंपॉर्टेंट था, आप इसको समझ गए होंगे। हम आपको अब आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। आगे की स्लाइड में हमें WHO के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अभी के समय में अगर आपने WHO का नाम नहीं सुना तो आपने कुछ नहीं सुना, क्योंकि WHO बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और बहुत अलग अलग तरह के कार्यों को बच्चे के सुधार के लिए करता रहता है। देखिए, ये स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, इसका निर्माण किया गया था। विशेष एजेंसी होने के कारण इसका नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है, क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए काम करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके फुल फॉर्म है। स्थापना की अगर बात कर ले, निर्माण की अगर बात कर ले इसकी, तो ये 1948 में हुआ था। ध्यान से समझिएगा, स्थापना जो है इसका 1948 में है। और मुख्यालय, हेड क्वार्टर की अगर बात कर ले तो जिनेवा में है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड एक बहुत ही अच्छा देश है, स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। और वर्तमान में करंट समय की अगर बात कर ले तो ये 194 कंट्रीज में काम कर रहा है। समझिए कि पूरे लगभग दुनिया में जितने भी देश है ना, वहां सब हर जगह WHO का कार्य चलता है। अभी तक WHO ने 194 देशों में काम करना शुरू कर दिया है और इसके 150 देश के अंदर कार्यालय भी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जहां भी बच्चे से संबंधित, महिला से संबंधित, बूढ़े से संबंधित, किशोरों से संबंधित समस्याएं आती है, वहां पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपना भरपूर सहयोग देता है। यह अंतर सरकारी संगठन है और इसमें जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से इसका कार्य होता है। WHO जो है वो 7 अप्रैल 1948 से अपना कार्य आरंभ किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्थापना इसकी कब हुई थी, 1948 में हुई थी। और 7 अप्रैल से 1948 से इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष, अभी के समय में जो 7 अप्रैल है उसमें प्रतिवर्ष हर एक साल WHO दिवस भी, मतलब कि स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ये था WHO का डिटेल्स। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अब हम आपको अगले टॉपिक के बारे में बताते हैं जिसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ध्यान से समझिए, हिंदी में इसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 1919 में, यहां पे ध्यान देना है,
19 में वर्साय की संधि आप लोगों को याद होगा। वर्साय की संधि मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया था। ये एक एजेंसी के रूप में स्थापना हुई थी आईएलओ की। वर्साय की संधि के बाद एक एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। स्थापना वर्ष इसका था 1946। ध्यान रखिएगा, इसका जो आईएलओ का जो स्थापना हुआ वो 1946 में हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई। संयुक्त राष्ट्र की अगर अंगों की बात करें तो यह पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई। इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में है। और जिनेवा मैंने आपको भी बताया है कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इनका काम क्या है? ये कौन सा काम करते हैं? आईएलओ के द्वारा किस प्रकार के काम को किया जाता है? तो ये करते हैं वैश्विक एवं अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय करना। मतलब पूरे विश्व लेवल पर सामाजिक में शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, अंतर और मतलब लड़ाई झगड़े ना हो, श्रम के ऊपर काम करना हो, और श्रमिकों का मतलब जो लेबर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनके अधिकार के लिए मुख्य रूप से ये लड़ते हैं कि किसी भी वर्कर के अधिकार का हनन न हो, उनकी अधिकार को नुकसान न हो, उसके लिए आईएलओ जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, वो कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको आईएलओ भी समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता। सुरक्षा परिषद क्यों बनाई गई और इसके विस्तार की आवश्यकता क्यों हुई? तो इससे पहले तो समझ लीजिए, सुरक्षा परिषद को ना सिक्योरिटी काउंसिल के इंग्लिश में नाम जाना जाता है। जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो भी समझ सकते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है सुरक्षा परिषद। याद रखिएगा इस बात को। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। और 5 अस्थाई सदस्य भी हैं। इसमें कितने हैं? 5 जो हैं अस्थाई सदस्य भी हैं। और जिसमें अच्छा, अस्थाई सदस्य का नाम आपको जानना है क्योंकि वीटो पावर की शुरुआत यहीं से होती है। तो अस्थाई सदस्य में अमेरिका आता है, रूस आता है, ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है और चीन आता है। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये सभी जो देश हैं, ये कौन से देश हैं? ये अस्थाई देश हैं, अस्थाई सदस्य हैं इसके, मतलब इनको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन मैंने क्या बताया था अभी कि 15 सदस्य हैं कुल, तो 10 सदस्य और भी इसके हैं जो अस्थाई हैं। ये बदलते रहते हैं, इनकी जो सीमा होती है वो 2 साल की होती है। तो 5 देश जो है वो अस्थाई हैं और 10 देश जो है वो अस्थाई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो 5 देश हैं वो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना जो है वो अस्थाई देशों में आता है, और 10 देश जो है वो अस्थाई हैं। अब यहाँ पे समझिए कि जो अस्थाई देश हैं उनको क्या पावर मिला है? तो उनको पावर मिला है वीटो पावर का। वीटो पावर भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र और इसके ढांचे एवं कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी थी। इस कारण से ये सब सारी चीजें आई, क्योंकि सुरक्षा परिषद ने देखा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अंदर गरीबी बहुत ज्यादा है, भूखमरी बहुत ज्यादा है, बीमारी है, आतंकवाद है, पर्यावरण के मसले हैं, मानवाधिकार के मसले हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में और अधिक सक्रिय बनाने के लिए सुरक्षा परिषद का निर्माण किया गया। अब हम चैप्टर 5 में आ जाते हैं। चैप्टर 5 में सुरक्षा आशय और प्रकार के बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि सुरक्षा क्या होता है, सुरक्षा का अर्थ क्या है। सुरक्षा को सबसे पहले जान लीजिए कि इंग्लिश में सिक्योरिटी कहते हैं। तो सिक्योरिटी जो है वो आपको किसी भी प्रकार के हानि से बचाता है। यदि आपकी सुरक्षा होता है तो आप उसे सुरक्षा के कैटेगरी में ही रख सकते हैं। जैसे कि सुरक्षा हानि से बचाव करने की क्रिया है या तरीका है या प्रकार है या व्यवस्था भी आप कह सकते हैं। यह व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन या किसी भी ऐसी चीज के संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है जिसे नुकसान पहुंचाया जाता हो। आप ये भी कह सकते हैं जिन चीजों को नुकसान पहुंचाया जाता है अगर उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए तो आपको इसे सिक्योरिटी के रूप में ही माना जाएगा। सुरक्षा की जो धारणाएं हैं वो पहला जो है वो पारंपरिक धारणा है और दूसरा जो है वो गैर पारंपरिक धारणा है। तो पारंपरिक धारणा में जो पहले नंबर पे आता है उसके बारे में जान लेते हैं कि पारंपरिक धारणा क्या होता है। तो पहला तो है बाहरी खतरा। बाहरी खतरा जो होता है वो पारंपरिक धारणा में आता है, जिसमें सैन्य हमला हो सकता है। कोई देश एक दूसरे पे सैन्य हमला कर देगा, जनसंहार कर देगा। जनसंहार मतलब जनता का खत्म, मतलब खून कर देगा।
शक्ति संतुलन हो गया, शक्ति संतुलन भी हो जो है वो बाहरी खतरा में ही आ जाता है। गठबंधन की अगर बात कर ले तो ये भी बाहरी खतरा में आता है। और सशस्त्रीकरण, सशस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्रों के साथ अपने आप को संपन्न करना, तो ये तो बाहरी खतरा के अंदर आ गया। लेकिन अगर हम आंतरिक खतरा के बारे में बात करें, अंदर के खतरे के बारे में बात करें, तो ये एक देश के, समाज के, राज्य के अंदर कानून का खतरा हो सकता है, कानून व्यवस्था का डगमडोल हो सकता है, अलगाववाद हो सकता है, मतलब वहां के लोग आपस में एक दूसरे के विद्रोह में उतर जाएं, या फिर गृह युद्ध हो जाए। गृह युद्ध के बारे में मैंने समझाया है, एक ही देश, एक ही समाज, एक ही जगह के लोग आपस में यदि किसी बात विवाद के लिए लड़ना शुरू हो जाए तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। दूसरा, ये तो पारंपरिक धारणा के अंदर था, यहां ध्यान रखिएगा, पारंपरिक धारणा के अंदर बाहरी खतरा और आंतरिक खतरा मैंने बता दिया। अब हम आपको गैर पारंपरिक धारणा क्या होता है वो बता देते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो है वो गैर पारंपरिक धारणा है। गैर पारंपरिक धारणा में सबसे पहले आता है मानवता की सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा मतलब इंसानों की सुरक्षा, भूख से सुरक्षा मतलब खाना भरपूर मिले, बीमारी से सुरक्षा, प्राकृतिक विपदा जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, बिजली गिर गई, तो ये सारी जो है उनसे भी सुरक्षा होना चाहिए मानव को, तो इसे हम गैर पारंपरिक धारणा में लेंगे। दूसरे नंबर पे आता है विश्व की सुरक्षा, जैसे कि पूरे विश्व के लिए अभी कोरोना कैसा कहर मचाया है, तो ये कोरोना वायरस से पूरे विश्व को सुरक्षा चाहिए था, इसलिए WHO ने बहुत तरह की दवाइयां भी लाई, अलग अलग प्रकार के देशों ने इसमें बहुत सारे काम किए। तो नवीन चुनौतियां जो है, नए नए जो चुनौतियां हो रही है उससे भी सुरक्षा होना चाहिए। आतंकवाद जो है इसका बहुत ही बेकार सा टॉपिक है, ये टॉपिक तो बहुत अच्छा है लेकिन इसका जो मतलब कि असर होता है समाज के ऊपर वो बहुत बुरा पड़ता है। बीमारी से सुरक्षा हो गया, जलवायु संकट भी इसमें शामिल है, ये सब किसमें है? गैर पारंपरिक में है। तो अब हम सुरक्षा के पारंपरिक धारणा और गैर पारंपरिक धारणा के बारे में जान चुके हैं। अब हम आतंकवाद के बारे में जान लेते हैं कि आतंकवाद क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आतंकवाद के ऊपर एक लॉन्ग डिटेल्स वीडियो बना रखा है मैंने क्लास 12th के लिए, तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि आतंकवाद आपके क्लास 12th के पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि आतंकवाद होता क्या है। देखिए, आतंकवाद गैर कानूनी कार्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैर कानूनी, जो कानून के अंदर नहीं होता है वो गैर कानूनी होता है। तो ऐसे काम को आप क्या कहेंगे? आतंकवाद के नाम से जानेंगे, जिसका मकसद क्या होता है? आम लोगों के अंदर डर या हिंसा पैदा करना, डर और या हिंसा पैदा करना होता है। आतंकवाद एक शब्द मात्र नहीं है, यह मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, या आप कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसे मानव ने खुद निर्मित किया है, अर्थात जिसे हम इंसानों ने खुद बनाया है। किसे? आतंकवाद को। कोई भी एक इंसान या समूह मिलकर यदि किसी जगह हिंसा फैलाए, कोई भी इंसान, एक इंसान हो या एक इंसान का समूह हो, अगर वो किसी भी जगह पर हिंसा फैलाता है, गैर कानूनी कार्य करता है, दंगे फैलाता है, फसाद करता है, चोरी करता है, बलात्कार करता है, या फिर अपहरण करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बम ब्लास्ट करता है, तो ये सारे चीजें किसके अंदर आएगी? ये सभी चीजें आतंकवाद के अंदर आएगी। आपको पता है कि आतंकवाद जो है वो पूरे विश्व के लिए एक वैश्विक समस्या बन गया है। भारत में नक्सलवादियों के रूप में पहली बार आतंकवाद को देखा गया था। कब? 1967 में। याद रखिएगा ये डेट, 1967 में भारत में पहली बार आतंकवादी को देखा गया था। ये बंगाल के क्षेत्र है एक नक्सलवाड़ी, वहां के लोगों ने विद्रोह किया, बंदूकें उठा ली और वहीं से आपको आतंकवाद की शुरुआत हुई हमारे भारत में। याद रखिएगा, नक्सलवाड़ी जगह नाम का जगह है, इसीलिए इसका नाम नक्सलवाद भी पड़ा। तो ये था हमारा आतंकवाद के बारे में। आतंकवाद के अगर ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसके जवाब में इन सारे डिटेलिंग पॉइंट को बताना है, इससे आपके नंबर पूरे आएंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स उठा सके क्लास 12th के एग्जाम में। अब हम चैप्टर 6 में आ चुके हैं और चैप्टर 6 का जो पहला टॉपिक है वो है पर्यावरणीय आंदोलन। पर्यावरण के लिए जो आंदोलन हुआ है, जिसे इंग्लिश में एनवायरमेंटल मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों ने अतिरिक्त विभिन्न भावों को सक्रिय पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं के द्वारा एक नया स्तर दिया है और बहुत सारे आंदोलन किए हैं। जैसे मैं बता देता हूं कि
जैसे कि पूरे विश्व में तो अलग अलग देश हैं, इन सभी देशों के अलग अलग राज्य हैं, इन सभी ने मिलकर पर्यावरण के सुरक्षा के लिए कई प्रकार के अंगों का निर्माण किया है जो पर्यावरण के चीजों को सुरक्षित रख सके। जैसे कि दक्षिणी देशों में जो है मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन काफी प्रसिद्ध हैं। तो हम इन्हीं वन आंदोलन के बारे में अभी जानेंगे। देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योग के विरोध में आंदोलन हुआ था। जो ऑस्ट्रेलिया है, जो देश है, उसमें क्या हुआ, खनिज का जो उद्योग जो था उसके लिए आंदोलन हुआ था। यहाँ पे ये पहला आंदोलन आप इसे कह सकते हैं। दूसरे आंदोलन में कह लीजिए कि थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत में, ये सारी चीजों को फिर से सुनिए, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत में बांधों को लेके, नदी के जो बांध होते हैं उनको लेके कई प्रकार के आंदोलन हुए हैं, जिसमें नर्मदा आंदोलन का नाम आपने अवश्य सुना होगा। इसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था हमारे भारत में। तो ये था हमारे पर्यावरणीय आंदोलन। अब हम आपको पर्यावरण आंदोलन के संरक्षण के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले हमें जनसंख्या पे नियंत्रण करना पड़ेगा। नंबर 1 में आप जनसंख्या कह सकते हैं। नंबर 2 में वन संरक्षण कह सकते हैं। वनों का संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। नए नए तकनीकों का प्रयोग करें ताकि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। और सबसे सब जरूरी है जन जागरूकता। अब देखिए, जनता को जागरूक अगर किया जाए तो पर्यावरण काफी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। आगे की स्लाइड में देखते हैं वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन क्या है। तो वैश्विक तापन को ना इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और जलवायु परिवर्तन को आप जानते ही हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो पहले तो आप वैश्विक तापन के बारे में समझ लीजिए। वायुमंडल के ऊपर क्या है, ओजोन है। ये सभी हम लोग 7th क्लास से ही पढ़ते आए हैं। ओजोन परत है हमारे वायुमंडल के ऊपर। ये क्या करता है, सूर्य से निकलने वाले हानिकारक सूर्य के किरण को छन्नी की तरह छान देता है और इससे गुड रे को बाहर आने देता है और बैड रे को रोक देता है। लेकिन अभी के समय में क्या हो गया कि ये जो पराबैंगनी किरणें हैं जो सूर्य के अंदर से निकलती है, ये छेद होने के कारण, किसमें छेद हो गया, ओजोन परत में छेद हो गया। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे आ रहा है, जिससे बहुत तरह की बीमारियां हो रही है। तापमान बढ़ रहा है, मतलब गर्मी बढ़ रहा है, हमारे पृथ्वी की गर्मी बढ़ रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये गैस जो है ये मतलब ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण है। अब देखिए, ओजोन परत में छेद हुआ, सूर्य की हानिकारक किरण पृथ्वी पे आई, लेकिन ओजोन परत में छेद कैसे हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक बढ़ने के कारण, मीथेन के अधिक बढ़ने के कारण, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के अधिक बढ़ने के कारण, ये जो एसी या फिर फ्रिज वगैरह में जो गैस डलता है, ये सब भी ओजोन परत में छेद करने के लिए प्रमुख कारण माने जाते हैं। तो ये था हमारा वैश्विक तापन। अब हम आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स दे देते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है। तो ग्लेशियर जो है, जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनके तेजी से पिघलने के कारण हमारे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। ग्लेशियर, आपको तो पता है, पानी का अधिकांश हिस्सा हमारे पृथ्वी पे बर्फ के रूप में है। अब ये पानी पिघल रहा है गर्मी के कारण, क्योंकि गर्मी बढ़ेगा तो पानी पिघलेगा। तो समुद्र का जो स्तर है पानी का, वो बढ़ रहा है। समुद्री स्तर पानी का बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और समुद्र के किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं उनके लिए खतरा ज्यादा हो रहा है। जैसे कि मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब क्या है, समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इनके जब स्तर जल का बढ़ेगा तो इसके किनारे वाले शहरों को नुकसान हो जाएगा। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में बता देते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सबसे पहले जो संरक्षण के उपाय बताया गया वो रियो सम्मेलन, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में भी कहते हैं। इसको देखिए, पृथ्वी मैं लिख देता हूं, हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें नहीं लिखी है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आपके नोट्स करवा रहा हूं। यदि आपको इन सभी चीजों के डिटेल्स जानने हैं तो आप हमारे वेबसाइट lastdout.com पे जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इस पे इन सभी टॉपिक का स्पेशल वीडियो बनाया गया है जो आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। ये जो पूरा सिलेबस है ना, इसको मैं कंप्लीट करवा रहा हूं आपके एग्जाम के मद से। आपको अगर डिटेलिंग चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो इसके सेपरेट वीडियोज हैं अवेलेबल सभी के, आप उन्हें जरूर देखें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रियो सम्मेलन है और पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है,
क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी एक सम्मेलन था। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में जानना है। पृथ्वी सम्मेलन को इंग्लिश में अर्थ समिट भी कहते हैं। 1992 की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन हुआ। कहां हुआ? ब्राजील में हुआ, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, ये जगह का नाम है। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में लगभग 170 देश थे, छोटा मोटा सम्मेलन नहीं था, बहुत बड़ा सम्मेलन था। 170 देश के अलावा स्वयं सेवी संगठन ने भी इसमें भाग लिया, बहुत सारी कंपनियों ने इसमें भाग लिया। कहां? पृथ्वी सम्मेलन में। इसका दूसरा नाम है रियो सम्मेलन, जिसमें कितने देश के लोग आए? 170 देश के लोग आए, और बहुत हजारों की संख्या में और स्वयंसेवी संगठन भी आए थे। अब एक बार क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जान लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल भारत में 2002 की बात है। भारत में 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हस्ताक्षर हुआ, 1997 में इसका हस्ताक्षर हो गया था। इसका अनुमोदन किया गया, मतलब शुरुआत किया गया, स्टार्ट किया गया, जिसमें कौन था? भारत था, चीन था, और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई। मतलब इन्हें इससे, ये जो हस्ताक्षर संधि एक प्रकार से हो रखा था क्योटो प्रोटोकॉल में, तो इनसे इसको हटाया गया, इनको इनसे छूट दी गई। क्योंकि अभी के समय में जो औद्योगिकरण चल रहा है, तो बहुत सारे विकसित देश हैं, उन्होंने तो अपने उद्योग को बढ़ा लिया, लेकिन जो विकासशील देश हैं वो अभी अपने उद्योग को बढ़ा रहे हैं। उसमें भारत भी आता है, चीन भी आता है। तो अब ये सब क्या है? अभी विकास के रास्ते पे हैं। तो इन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इसका कुछ खास योगदान नहीं था इन देशों का। औद्योगिकरण के दौर में मौजूदा जो वैश्विक ताप वृद्धि है, पूरे विश्व में जो तापमान बढ़ रहा है, वो जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार को माना जाता है। इसके कारण क्लाइमेट चेंजिंग वगैरह हो रहा है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में दो चीजें थी, पृथ्वी सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लीजिए और ये एग्जाम में आपके आ सकता है। अब हम सभी चैप्टर 7 में आ चुके हैं, और चैप्टर 7 में सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो आइए हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियाद का जो तत्व प्रवाह है, तो प्रवाह कई प्रकार के होते हैं। मतलब प्रवाह कहने का मतलब है कि काम, बिजनेस, पूंजी, तो उसमें वस्तुओं के ऊपर हो सकता है, श्रम के ऊपर हो सकता है, विचारों के ऊपर हो सकता है, जो विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। चाहे वो कोई भी चीज हो जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, वो किसके अंदर आता है? वैश्वीकरण के अंदर आता है। अब देखिए, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। यह एक बहुयामी अवधारणा है, और यह एक आर्थिक परिघटना को नहीं दर्शाता है। यह सिर्फ सांस्कृतिक या राजनीतिक परिघटना को भी नहीं दर्शाता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं, बहुयामी अवधारणा का मतलब है कि हम किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक अगर पहुंचा पाते हैं, तो वो और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के कारण होता है। चाहे वो हमारा विचार ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा काम क्यों ना हो, चाहे वो हमारा कौशल क्यों ना हो, तो ये सारी चीजें अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, तो वो किसके कारण जा रही है? तो वैश्वीकरण के जा रहा है। आगे हम आपको वैश्वीकरण के कारण के बारे में बता देते हैं कि कारण क्या है जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन आज इतने चरम सीमा पे है। तो उन्नत प्रौद्योगिकी, मतलब कि बहुत ही लेटेस्ट जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है या कहीं की टेक्नोलॉजी है, इसके कारण यह संभव हो पाया है कि वैश्वीकरण आज एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच पा रहा है। क्योंकि पूरा दुनिया जो है ना, उसमें जितने भी देश है ना, वो आज एक ही छत के नीचे हमें दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए आप अमेजोन को ले लीजिए। अमेरिका की चीजें हमारे बिहार के समस्तीपुर जिले में आकर डिलीवरी करके जाता है। तो क्या है? ये सब इन्हीं कारणों से तो हो पाया है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से आज के समय में ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ही आसान हो गया है। पर्यावरण की वैश्विक समस्या जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान की वृद्धि से निपटने के लिए भी जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग है, इससे पहले मैंने आपको महत्वपूर्ण एजेंसियों के बारे में बताया है, तो वो सभी जो है हमको मदद क्यों कर पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के कारण। क्योंकि किसी का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, किसी का स्विट्जरलैंड में है, किसी का अमेरिका में है, किसी का ब्रिटेन में है, लेकिन वहां होने के बावजूद भी हमें वो चीजें भारत में प्राप्त हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो अब हम ग्लोबलाइजेशन के कुछ विशेषता के बारे में बताते हैं कि क्या विशेषता है ग्लोबलाइजेशन का। देखिए, पूंजी, श्रम,
वस्तु और विचार की गतिशील मुक्त प्रवाह, मतलब किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है, टैक्स नहीं है, किसी टैक्स भी है तो बहुत कम है, एक जगह से दूसरे जगह पर हम चीजों को भेज पाते हैं। पूंजीवाद व्यवस्था जो होता है उसका समाप्ति हुआ और खुलेपन एवं विश्व व्यापार की वृद्धि हुई है। ये एक देश जो है वो दूसरे देश से आपस में जुड़ रहा है आज के समय में बहुत तेजी से। इसके अलावा जो महामारी है जैसे कि इबोला है, HIV है, एड्स है, स्वाइन फ्लू है और भी जैसे कि कोरोना वायरस है, तो इन सभी महामारी में हमें सहायता प्राप्त होती है वैश्वीकरण के कारण। तो ये तो वैश्वीकरण की विशेषताएं थी। अब हम आपको वैश्वीकरण के कुछ उदाहरण के बारे में बता देते हैं कि वैश्वीकरण के उदाहरण में क्या क्या है। तो अलग अलग देशों में चाहे कोई भी वस्तु मौजूद हो वो आज दुनिया के हर देश में मौजूद हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। अमेरिका की अगर कोई चीज बहुत ही फेमस है और मुझे भारत में रहते हुए वो चीजें पसंद आ जाती है तो हम ऑर्डर करके उसे अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारा देश जो है वो वैश्वीकरण के साथ जुड़ चुका है। युवा जो हैं, जो यंग पर्सन है, उनकी नौकरी की अगर बात कर लें तो वो अमेरिका जाके करते हैं, ब्रिटेन जाके करते हैं, जर्मनी जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, उन्हें नौकरी का अवसर प्राप्त होता है सिर्फ और सिर्फ वैश्वीकरण के कारण। किसी भारतीय को अमेरिकी कैलेंडर के समयानुसार सेवा प्रदान करना, वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, अगर भारत में रहते हुए बंदा अमेरिका का काम कर रहा है तो वहां के टाइम के हिसाब से नहीं, यहाँ के टाइम के हिसाब से करता है, यहाँ के दिन के हिसाब से करता है। अगर आपको हम वैश्वीकरण के अब कुछ बुराइयां भी हैं, जैसे कि देखिए वैश्वीकरण होने के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा है? किसानों पे पड़ा है। किसान आजकल इतने मजबूर हो गए हैं कि वो आत्मदाह कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनके फसल खराब हो जाने से किसान क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, पैसे लोन पे उठा के रखता है, लोन भर नहीं पाता है, लोन वाले उन्हें परेशान करते हैं और वो फिर अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण वैश्वीकरण कुछ जगहों पे खराब भी है। और सबसे बुरी बात है कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से एक लोग से दूसरे लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई है, खाइयां बढ़ गई है, असमानता हो गया। असमानता का मतलब अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो ये वैश्वीकरण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। यहाँ पे आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिल जाएंगे वैश्वीकरण के, लेकिन ज्यादातर चीजें सकारात्मक में है, पॉजिटिव है, इसलिए लोग इसे अच्छा समझते हैं। लेकिन नकारात्मक पहलू भी हैं इसके वैश्वीकरण के। अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। आगे आपको वैश्वीकरण के प्रकार के बारे में बता देते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो वैश्वीकरण के जो प्रकार हैं वो पहला तो है कि राजनीतिक वैश्वीकरण होता है, राजनीति के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक वैश्वीकरण है। दूसरा आर्थिक वैश्वीकरण है और तीसरा सांस्कृतिक वैश्वीकरण। इन तीनों को समझिए। राजनीतिक वैश्वीकरण का कहने का मतलब है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के किसी भी कोने में जाके भाषण दे आते हैं, कहीं से भी अपने सपोर्टर को ले आते हैं, तो ये क्या है? राजनीति है। आर्थिक कहने का मतलब है कि विश्व के बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े एजेंसियां हमारे भारत को सहयोग कर रही है, WHO हो गया, ILO हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं हमें सहायता प्रदान कर रही है ना, तो ये आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। अब सांस्कृतिक की बात करें, हमारे संस्कृति को भी अलग अलग देशों के द्वारा एडॉप्ट किया जा रहा है। देखे होंगे कि अमेरिका और ब्रिटेन की औरतें साड़ी पहन के हमारे कृष्ण भगवान की पूजा करती है, लड्डू गोपाल की पूजा करती है, तो ये हमारे कहीं ना कहीं संस्कृति का भी विकास हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अब हम आपको वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव के बारे में बताते हैं कि वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव क्या है। तो देखिए, राजनीतिक प्रभाव के बारे में तो थोड़ी सी बातें आपको बता दी थी, फिर भी आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि राज्य की प्रधानता बरकरार रखने के लिए वैश्वीकरण को कोई खास चुनौती नहीं मिल रही है। मतलब देखिए, हमारे भारत में क्या है कि वैश्वीकरण से क्या हुआ है कि जो राज्य हैं उनकी क्षमता में कमी आ गई है, उनके पावर में कमी आ गई है, कानून व्यवस्था बनाना तथा सुरक्षा तक ही सीमित है। कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे कार्य भी हैं उस राज्यों के अंदर, जैसे कि कानून व्यवस्था बनाना। अब कोई भी राज्य अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने जनता को सुरक्षित रखने के लिए नए नए नियम कानून बनाता है, इसमें उनकी जो शक्ति है ना वो सीमित हो गई है। तो ये राजनीतिक कारण में आप इसको बता सकते हैं। अगर आर्थिक कारण की बात कर ले, जो सेकेंड नंबर मैंने आपको बताया था कि आर्थिक कारण, तो वहां पे आप देखिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, जो IMF है और विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है, एजेंसियां हैं, प्रमुख संस्था हैं। ये आर्थिक नीतियों का निर्माण करते हैं, खुद से ही ये नियम बनाते हैं और इन संस्थाओं में धन प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व होता है। ये लाइन आपको बहुत समझना है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये जितने भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं ना, इस पे धनी देशों का प्रभुत्व है, खासकर अमेरिका का। अमेरिका इस पे अपना प्रभुत्व जमा रखा है
वो ज्यादातर एजेंसियां इन्हीं के कहे के अनुसार अपने कामों को करते हैं, नियमों को बनाते हैं। तीसरा जो है वो सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक को भी समझ लीजिए। संस्कृति में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पश्चिम देशों के बहुत सारे खान पान पहनावा हमारे आज भारत में उपलब्ध है। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। रॉक संगीत अर्थात पॉप म्यूजिक को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। रूढ़िवादी का अंत हुआ। ये सबसे अच्छा काम हुआ है कि संस्कृति में रूढ़िवाद, जो पुराने विचारधाराएं थी, उसका यहाँ पे अंत हो गया है। विदेशी फिल्मों का चलन आ गया है। अब हम देसी फिल्मों को छोड़ के विदेशी फिल्मों को ज्यादा देखते हैं, क्योंकि विदेशी फिल्मों में अच्छे अच्छे सीन आते हैं। तो आजकल के जो नवयुवक है उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो ये वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव हुआ करते हैं। तो ये हमारा वैश्वीकरण था। आपको वैश्वीकरण समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपने देखा एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक जो था वो कंप्लीट करवा दिया इस सिलेबस में, इसलिए आप इस वीडियो को पार्ट 1 के नाम से जान सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में बताइए। साथ ही साथ मैं बता देता हूं, यदि आपको लिखित इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.lastdoubt.com पे जाके सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हर एक चीज को बड़े ही सरलता से बताया गया है। तो ये पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 बुक नंबर 1 यहाँ पे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। मैं आपके लिए बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, जिसमें सारे डिटेल्स रहेंगे बुक 2 के, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करना था, इसलिए मैंने आपको इन सारे जानकारी को दूसरे पार्ट में भी बता दिया है। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे फिर रूबरू होता हूं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।